गुड आफ्टरनून बच्चों, की हाल चाल सर, कैसे हैं आप लोग। 2020 का लास्ट लेक्चर। फाइनली सभी लोगों को जो लग रहा था 2020 ओवर हो जाना चाहिए, लीजिए सर ओवर होने आ चुका है। 2020 का आखिरी लेक्चर के साथ हम लोग हैं अब सीधा अगले साल में मिलने वाले हैं। पहली बता दे रहा हूं मैं तेरे को, ठीक है, सीधा अगले साल के अंदर में मिलने वाले हैं, पहली बता दे रहा हूं आप सभी को। चलिए 2020 में कुछ और अच्छा हुआ या ना हुआ, आप और मैं मिल गए, ये सबसे अच्छी बात हुई। इस बात को मानते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ। इस बात को मानते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ। और 2020 में कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ, आपका मेरा साथ अच्छा हो गया, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। बोलो हाँ या हाँ, जल्दी से बोलो हाँ या हाँ। तुम्हारे पास ना का तो ऑप्शन है ही नहीं, हाँ या हाँ का ऑप्शन है, तो जल्दी से बता दो। चलो बहुत बढ़िया बात बच्चे, बहुत बढ़िया बात। तो पढ़ाई तो तुम वैसे भी करके आए नहीं होंगे, बोलो हाँ। नहीं सर, पढ़ाई वढ़ाई हम कहाँ करते हैं सर, पढ़ाई वढ़ाई से हमारा आजकल मन उठ चुका है सर। तो पढ़ाई तो तुम वैसे भी करके आए नहीं होंगे, बराबर ना। पढ़ाई वढ़ाई से तो सर मन उठ गया है सर। अच्छे भले फाउंडेशन के अंदर में बैठे थे, कहाँ आ गए सर यहाँ पे। चलिए 2020 ने ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। चलिए पहले थोड़ा सा मोटिवेशन वाला पार्ट करते हैं। 2020 ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। मोटिवेशन वाला पार्ट बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। 2020 ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई। पहली चीज सिखाई कि बहुत बड़े ऐशो आराम के बगैर भी जिंदगी हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। 2020 ने हमें पेशेंस सिखाया कि पेशेंस क्या होता है। 2020 ने बताया कि दुनिया में बाकी कोई हो ना हो, अपने घर वाले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। 2020 ने हमें यह भी सिखाया कि हमारे घर वाले भी लोग अच्छे लोग हैं, अगर उनके साथ टाइम बिताया जाए तो यह अच्छा हो सकता है। 2020 ने हमें सिखाया कि कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हेल्थ से ज्यादा। 2020 ने हमें यह सिखाया कि पैसे की जरूरत अलग चीज है और पैसे का उपभोग अलग चीज है। 2020 ने हमें यह सिखाया दैट सीए में जो भी कोर्स हम कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड नॉट लाइफ। लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। 2020 में हमें कई रूप देखने को मिले, कई अपनों के बारे में पता चला, कई सपनों के बारे में पता चला, हमें अपने आप को टाइम देने का मौका मिला। यह बात अलग थी कि हमने इस बीच भी एग्जामिनेशन दी। हम उन योद्धाओं में से थे जो इस टाइम पे भी एग्जामिनेशन दे रहे थे अपने सपनों को साकार करने के लिए। अब हमें किसी को जस्टिफाई करने, देखिए सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हमने हमारे तरफ से एग्जामिनेशन दी, हमने हमारे तरफ से इस टाइम पे भी पढ़ा। जब सब लोग रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे और ऐसे अन्य सीरियल देख रहे थे, उस टाइम पे भी बैठ के हम लोग पढ़ रहे थे। उस टाइम पे भी बैठ के हम ये सोच रहे थे एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो इन सब ने हमारा पेशेंस बढ़ाया है। और बिलीव मी, जब तक आप मैं जिंदा रहेंगे 2020 को जरूर याद करेंगे, क्योंकि 2020 हमें हरा के नहीं गया, 2020 हमें जाएगा कुछ सिखा के। और सीख बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटा लाइफ में, चाहे वो किसी से भी मिली हो। सीख बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटा लाइफ में, किसी से भी मिले हो। और इसी बात से मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जब लाइफ से छोड़ के जाते हैं, जरूरी नहीं है बुरा ही हो, अच्छा भी होता है। चाहे वो एक्स का छोड़ के जाना हो या 2020 का छोड़ के जाना हो, अच्छा ही होता है। बट इस बात पे हमें एक और बात समझनी होगी। जो वायरस, कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं, यह टाइम से बंधा हुआ नहीं था कि बस 31 दिसंबर खत्म हुआ और कोरोना वायरस पूरे धरती से गायब हो जाएगा। नहीं, आज भी हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अपना पूरा ख्याल रखना होगा सैनिटाइजेशन एंड ऑल के थ्रू, तो शायद हम इसे हरा सकेंगे। यस और नो। चलिए मालिक, तो कुछ चीजें लाइफ में जाना अच्छा होता है और उसी एक अच्छी चीज में 2020 भी है, तो इसे छोड़ दो। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई जाता होता है हमारे लाइफ से तो हमें ऐसा लगता है यार अब कैसे होगा, अब क्या होगा। बट एक बात हम सभी को समझनी होगी, जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक कोई आएगा नहीं। और अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो आप समझिए कि कुछ तो ऐसा होगा कि या तो उसके भले के लिए होगा या आपके भले के लिए होगा। अगर आपको छोड़ के जाने वाला खुश रहे
तो आई थिंक मेरे हिसाब से उसकी ये खुशी बनती है, उसका ये हक बनता है कि वो खुश रहे। पर उसके लिए आप परेशान हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। कि अल्फाजों से इस शब्द को कहना चाहूंगा, वाह वाह जरूर करिएगा साहब, अल्फाजों से इस शब्द को कहना चाहूंगा कि कभी जिंदगी में मोड़ आए, कभी जिंदगी में मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है जनाब, इसे रास्ते बदलना नहीं कहते। बहुत डीप था, बहुत डीप था, वापस से सुन कि कभी जिंदगी में मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, इसे रास्ते बदलना नहीं कहते। बस इसी बात को समझ लीजिए। 2021 की शुरुआत बड़े आराम से कीजिएगा, बड़े शांति से कीजिएगा और एक इस उम्मीद के साथ कीजिएगा कि 2020 हमारे लिए एक नया चैप्टर लेके गया। 2021 हमारे लिए एक नया चैप्टर लेके आएगा, कुछ नए ड्रीम्स लेके आएगा, कुछ बेहतर की ओर हमें लेकर के जाएगा। और हां, हम 2021-22 के अंदर में एक नए रूप में आएंगे। 2021 के अंदर में हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, हम अपनी इच्छाओं के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे। हर वो चीज जो हम खुश करती है हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा। हमें अपने ड्रीम की ओर थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। बाकी तो ठीक है, सदियां याद करेगी 2020 को, लेकिन हम याद नहीं करेंगे 2020 को, ये याद रखिएगा साहब आप। यस और नो? तो सर डन, आइए बढ़ते हैं आगे। यहां तक के पहले रिवाइज भी कर लेते हैं जीवन में कुछ चीजें हमने जो पढ़ी है, क्या पता अगले बार कभी 2020 देखने का मौका ना मिले, रिवीजन तो कर लें। कहां से शुरुआत करी थी हम लोगों ने? चलिए एक बार फुल प्रूफ रिवीजन करते हैं पूरा का पूरा। क्या तुम्हें याद है सबसे पहले आप आए थे, कौले कौले बच्चे थे छोटे छोटे से, यस सुनो, कौले कौले बच्चे थे छोटे छोटे से, आए थे, इनकम टैक्स का मीनिंग नहीं पता था, तो मैंने आपको 4 वर्ड बनाया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले तुम्हें एक्ट बताया था, एक्ट के अंदर में शेड्यूल होता है, एनेक्चर होता है, याद करो। ऐसी भी कुछ चिल्लर चीजें हमने पढ़ी है, यस सुनो। अब खैर तुम आगे बढ़ जाओगे, तो सर आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स पढ़ा था, टैक्स में क्या क्या होते हैं, शेड्यूल होता है, एनेक्चर होता है। टैक्स और एक्ट कभी भिड़ जाए तो पहले क्या पढ़ना है? एक्ट पढ़ना है, फिर केस लॉ पढ़ना है और फिर कस्टम हमें फॉलो करना है। साथ साथ में हमने नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर पढ़ा था, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, और सर्कुलर हमें था क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट। डिपार्टमेंट के ऊपर मैंडेटरी है, एसएससी के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, यस और नो। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हम दूसरों से कलेक्ट करके पे करते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स हम खुद के जेब से पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो हैंडल करता है इसे सीबीडीटी अथॉरिटी कहा जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैंडल करता है इसे सीबीआईसी अथॉरिटी कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि साहब जनरली ड्यूटीज और टैक्सेस में बड़ा डिफरेंस क्या होता है। ड्यूटीज इज जनरली लेविड ऑन गुड्स, व्हाइल टैक्सेस इज अ मोर ब्रॉड वर्ड देन गुड्स, यस और नो, देन ड्यूटीज। फिर हम लोगों ने बात करी थी हम टैक्स में क्या टैक्स कलेक्ट करने का पावर रखते हैं हमारे पास। जी हां, हमने सबसे पहले पढ़ा आर्टिकल नंबर 265, जहां पे नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब हम अथॉरिटी ऑफ लॉ में गए तो हमें समझ में आया पार्लियामेंट विल मेक लॉ। पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं हो तो आर्टिकल 123 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी तहत प्रेसिडेंट कैन प्रमोलगेट द ऑर्डिनेंस, यस और नो। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि बॉस इसके बाद आर्टिकल 246 ने पावर को डिवाइड किया था। शेड्यूल 7 को रीड करते हुए कुछ पावर यूनियन के पास आए, कुछ पावर स्टेट के पास गए और कुछ पावर कॉन्करेंट में गए। जो यूनियन के पास आया उसमें था एंट्री नंबर 82, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट में होगा। मैं स्पीड में ही बोल रहा हूं, ये लेक्चर फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, ध्यान से सुनना। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? इसके बाद हम इनकम को ढूंढने गए थे। इनकम की डेफिनेशन तो वैसे 224 के अंदर में लिखी हुई है, लेकिन हमने उससे ऊपर की कैटेगरी एक निकाल दी। इनकम मींस रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। इट कैन बी रेवेन्यू receipt, it can be capital receipt. Capital receipt are not chargeable to tax unless specifically provided. Revenue receipts are always chargeable to tax unless there is a deduction or exemption. Capital receipt 4 प्रकार की होती है, लोन, लायबिलिटी, कैपिटल, पर्सनल इफेक्ट। इसको छोड़ के हर रिसीट रेवेन्यू रिसीट होती है। रेवेन्यू रिसीट से हमें और 2 वर्ड मिले, डिडक्शन, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मतलब 100% एग्जाम, जिसे हम हमारी टोटल इनकम में काउंट नहीं करते। सेक्शन 10 और सेक्शन 54 एक ऐसी लिस्ट कवर करते हैं जो इनकम एग्जम्प्ट है। डिडक्शन हेडवाइज भी मिलता है, टोटल इनकम से भी मिलता है, राइट। फिर हमने ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम को देखा। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या होता है? पांचों हेड की इनकम मिला लो, इसमें सेट ऑफ क्लबिंग के डिडक्शन करो, ये बन जाएगा सेट ऑफ और क्लबिंग वाले एडजस्टमेंट करो, ये बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से डिडक्शन माइनस करो, बन जाएगा टोटल इनकम। आप और मैं टैक्स देते हैं टोटल इनकम के ऊपर, ना कि ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। यहां तक के ठीक है मालिक। इसके बाद हमने देखा था 1961 का एक्ट हम 2021-22 में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें आते हैं अमेंडमेंट्स बजट के थ्रू। बजट कौन से एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है? फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है। इसके साथ आता है फाइनेंस बिल, जो डिक्लेयर होने के बाद, अप्रूव होने के बाद इसे फाइनेंस एक्ट में ऐड किया जाता है।
डायरेक्ट एक्सेस के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट एक्सेस के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई करते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। बराबर है। अच्छा जी सर, ये था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के वर्ड। फिर हम गए थे सेक्शन नंबर 1 के ऊपर। सेक्शन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा था? सेक्शन नंबर 1 हमसे कह रहा था द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। हमारा एक सवाल बाकी था, वाई एक्ट 61 और रूल्स 1962, इसका भी जवाब हमें मिला। हम सेक्शन नंबर 1 से गए सेक्शन नंबर 4 की ओर, 1 से सीधा 4 की ओर चले गए। वहां पे हमें दिखा इनकम टैक्सेस पेएबल, इनकम टैक्सेस पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट in respect of total income of any person in previous year, yes or no? अभी भी हम इसी वर्ड को तोड़ रहे हैं, रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। फिर हम यहां से पर्सन की डेफिनेशन में गए। सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन में हमें समझ में आया सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, मतलब 4 से हम गए वापस से 2 पे डेफिनेशंस को ढूंढने के लिए। वहां पे हमें मिला 231। हमने एक डांस सीखा। क्या डांस था बेटा? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी। बराबर है। पर्सन की डेफिनेशन से हमें समझ में आया कि इनकम टैक्स में हर जगह पर्सन की नहीं, असेसी वर्ड भी लिखा हुआ है। हम असेसी को ढूंढने गए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम, ये एनी अदर सम का भी हिस्ट्री मैंने आपको बताया, राइट, in respect of whom he is liable to pay tax or income of any other person which is includable in your income or loss or refund, or assessee in default or assessee deemed to be an assessee। ये सारी चीजें assessee के डेफिनेशन में आई। फिर हम गए प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को देखने के लिए। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, इट इज द ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हर बार 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। तो बेटा आपके मेरे लिए न्यू ईयर 31 दिसंबर नहीं होता, हमारे लिए न्यू ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल। तो याद है, हम कॉमर्स स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट वाले अलग स्वैग में होते हैं। हमारे लिए 31 मार्च ड्यू डेट होती है जब न्यू ईयर हम लोग मनाते हैं। फिर हम लोग कहां गए? असेसमेंट ईयर में गए। हमने जनरल रूल पढ़ा, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी पड़े। याद आ रहा है निकुंज गणपति डांस कर रहा था। हाँ, निकुंज गणपति डांस कर रहा था। इतने में कौन आई? सुंदर कन्या। नालायक। इतने में शिप आई। शिप से कौन उतरी? सुंदर कन्या। कन्या पे फोकस नहीं, शिप पे फोकस करने का। समझ में आई बात? शिप आई। उसने कहा ओ निकुंज तुम कितने हैंडसम हो, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रॉक स्टार बनाऊंगी। निकुंज अपना गांव वाला आदमी बोला चलो मेरे को जहां लेकर के चलना है चलो, मैं तो चल लूंगा बिल्कुल। ये सुनो, निकुंज कहता है कि ठीक है मैं 2 काम करके आता हूं, अपना सारा सामान बेच के आता हूं, अपनी दुकान बंद करके आता हूं। जैसे ही निकुंज वापस आया, लड़की ने कहा तुम मुझे तुझसे 2 वादे चाहिए, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे और इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे। तो बस बात खत्म हो गई। एओपीबीवाई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स एंड पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। ये 5 चीजें हमें मिल गई। यस और नो? चलिए फिर हम इसके आगे बढ़े। ध्यान से सुनना, हम इसके आगे बढ़े, रेट ऑफ टैक्स की ओर गए। हम लोगों ने एक शानदार चार्ट बनाया। एवरीबॉडी चार्ट के ऊपर ऐसा पलटने का, चार्ट के ऊपर आने का। एक जबरदस्त चार्ट कंप्लीटेड दिख रहा है। इस चार्ट को देखो, आपको भी दिख रहा है कि आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या इस चार्ट को? जरा ये देखो, ये आपके सामने, आपको भी दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। मैं थोड़ा सा क्रैक आदमी है पढ़ाते वक्त। इंडिविजुअल, रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। दूसरे केस में इंडिविजुअल रेसिडेंट 60 और अबव अप टू 80। तीसरे केस के अंदर में इंडिविजुअल 80 और अबव। बराबर है। यहां पे अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 टू 5,00,000 5%, 12,500 शॉर्टकट, 5 lakh to 10 lakh 20%, 1 lakh 12,500 is the shortcut, and about 10 lakh 30%. यहां पे up to 3 lakh nil, 3 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, and about 10 lakh 30%. Shortcut is 10,000 या 1 lakh 10,000. लास्ट के केस में up to 5 lakh nil, 5 lakh to 10 lakh 20% and about 10 lakh 30%. इसके नीचे कुछ 6 नोट लिखी हुई है जो सभी के लिए कॉमन है। पहला रिबेट, रिबेट किससे मिलेगा? असेसी इज इंडिविजुअल, ही इज रेसिडेंट, टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, नॉर्मल प्लस स्पेशल डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। देन रिबेट इज लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 12,500। दूसरा था HEC एट द रेट ऑफ 4%। तीसरा था इनकम एंड टैक्स बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10, 288A, 288B। फिर हमने चौथा पार्ट पढ़ा था स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 20%, 112A बियॉन्ड 1 लाख 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 15%, कैजुअल इनकम 30%। यस, जब तक 111A लिखा ना हो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहां जाएगा? नॉर्मल स्लैब रेट के अंदर में चल जाएगा।
पांचवी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी स्पेशल एडजस्टमेंट। अगर एसएससी बेसिक एग्जामिशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है एंड हैज अ स्पेशल इनकम, सच स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स द बेसिक एग्जामिशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। इसमें कैजुअल इनकम एडजस्ट होता नहीं। फिर हम लोगों ने बात करी थी सरचार्ज की। हाँ साहब, सरचार्ज की बात करी थी हम लोगों ने। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के केस में सरचार्ज क्या था? अप टू 50 लाख सरचार्ज नहीं लगेगा। 50 लाख टू 1 करोड़ द सरचार्ज रेट was 10% whether you have any kind of income. Above 1 crore to 2 crore the surcharge rate is 15% for any kind of income. Above 2 crore enhanced surcharge is applicable for other income, but for short term capital gain under 111A, long term capital gain under 112A and dividend income enhanced surcharge लगेगा नहीं, तो maximum surcharge will be 15%. अबव 5 करोड़ अदर इनकम के लिए सरचार्ज 37%, जबकि इन तीन कैटेगरी ऑफ इनकम के लिए सरचार्ज विल रिमेन 15%। क्या तुम्हें याद है? यस, इस पे हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए, बहुत सारी चीजें भी पढ़ी। फिर हम आगे बढ़े जीवन के अंदर में। सरचार्ज कंप्लीट करने के बाद हम जीवन में आगे बढ़े। फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी अप टू 1 करोड़ टोटल इनकम इंटू 30% प्लस 4% एंड बियॉन्ड 1 करोड़ 12% का सरचार्ज ऐड हो जाएगा। फिर हम कंपनी टैक्स रेट के ऊपर आए कल। डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट को हमने पूरी हिस्ट्री से समझा 2014 से कि कैसे कैसे ये रेट्स बदले। आज हमें बड़ा क्लियर पता है। आज का प्रीवियस ईयर छोड़ दो, प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर टर्नओवर कितने से ऊपर नहीं जा रहा, 400 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा, तो आज का टैक्स रेट 25%, अदरवाइज टैक्स रेट 30% इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी। यस और नो? अच्छा जी, सरचार्ज रेट इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी 7% बियॉन्ड 1 करोड़, 12% बियॉन्ड 10 करोड़ रुपीज। ये बात क्लियर हो गई मालिक? अच्छा, फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट्स क्या होंगे? 40%। सरचार्ज रेट अबव 1 करोड़ 2%, अबव 10 करोड़ 5%। यस मालिक? अच्छा जी साहब, कंपनी दैट इज डोमेस्टिक कंपनी के केस में एक अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम आई है 115BAA, 115BAB, जो कवर नहीं है, वो सीए फाइनल में आप लोग को कवर है। इंडिविजुअल के केस में एक अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम आई है 115BAC, जो आपको यहां पे कवर है, इंटर लेवल पे कवर है आप लोगों को। और कोऑपरेटिव टैक्सेशन भी कल हम लोगों ने देखा, पहले 10,000 पे 10%, नेक्स्ट 10,000 के ऊपर 20% एंड बैलेंस के ऊपर 30%। 1 करोड़ के ऊपर गया तो 12% का सरचार्ज है। सेस तो खैर लगना ही लगना है। और हमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक अल्टरनेटिव टैक्सेशन स्कीम आई है 115BAD। हमने समझा कि ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन क्या है। अल्टरनेटिव मतलब आप सारे डिडक्शन एग्जम्पशन लो और हायर रेट पे करो, या डिडक्शन एग्जम्पशन छोड़ दो और लोअर रेट, अल्टरनेट रेट के ऊपर पे करो। ऐसा हमने कहां से अडॉप्ट किया है? अमेरिकन टैक्सेशन से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। ये चीज हम लोगों ने देखी है, समझी है, जानी है। अब तक पूरा इनकम टैक्स इतना पड़ा है। अब तक पूरा इनकम टैक्स इतना पड़ा है। यह था सुपर स्पीड रिवीजन, और ऐसा मैं हर बार कराता हूं, हर टॉपिक के लिए करवाता हूं। रीजन ये है, मैं समझता हूं यार मैं एवरेज बच्चा हूं, मैं जैसे 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 थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं पीछे की चीजें भूल जाता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है ये भी तो मेरे जैसा बच्चा है ना, वो भी तो चीजें भूल ही जाएगा, तो क्यों ना उसको आगे से लेके पीछे तक के 100% रिवाइज करा दिया जाए, उसे भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो सर ये था पूरा का पूरा गेम। हम लोगों ने जितनी सारी चीजें पढ़ी है वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली। आप सभी को मजा आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद तो मैं ये करता हूं कि आप सभी लोगों ने जितने प्रॉब्लम मैंने अब तक के सॉल्व कराए हैं वो करे होंगे, और अगर नहीं किए होंगे बेटा तो आज 31st की पार्टी में मत जाना और चुपचाप ये काम करना कि आपने सबसे पहले ये कर लिए, और जैसे ही आपके सारे प्रॉब्लम के आंसर रफ के तहत सही आ गए तो समझ लेना कि हाँ अब तुम पार्टी के लिए रेडी हो, लेकिन तब तक अपना पार्टी का मन बनाना नहीं। यस और नो? चलो बढ़ते हैं आगे। एक बार मेरे साथ नोट्स पे आओ भाई, सभी लोग मेरे साथ नोट्स पे आ जाओ, दैट टू फ्रॉम पेज नंबर 1। हम देखते हैं हमने कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं है, सब कुछ कवर किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब हम ऐसा समझ लीजिए चैप्टर 1 के एंड पे आ जाएंगे। आज एक्सटेंट हमने कर लिया, हाउ लॉ वर्क्स ये हम लोगों ने कर लिया, हम आगे बढ़े। स्कोप हम लोगों ने पढ़ लिया, इनकम टैक्स एक्ट, रूल, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, जुडिशियल, एनुअल अमेंडमेंट्स हम लोगों ने कर ली। हम आगे बढ़े। सेक्शन 4
चालू है हमारा, सेक्शन 4 चालू है हमारा, तो रुक जाओ, अभी इसको टिक मत करना। पर्सन की डेफिनेशन को हमने कर दिया, असेसी कर दिया, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कर दिया, ग्रॉस टोटल इनकम एग्जम्पशन डिडक्शन कर लिया, रिलीफ अभी का वर्ड नहीं है, रहने दीजिए, इंडिया कर लिया, टोटल इनकम कर लिया, इनकम कर लिया, इनकम में और आगे कुछ वर्ड्स है, समय आने पे वो चीज आपको पहुंच जाएगी। फिर रेट ऑफ टैक्स पेज नंबर 10 पे आइए, पेज नंबर 10 पे आइए, नॉर्मल रेट्स, इसको सिर्फ प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, इसका चार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं। मेल बिलो 60 2,50,000, सेम वही टेबल बनाया हुआ है जो हम लोगों ने भी बनाया हुआ है, आप यहां पे देख सकते हो, सेम वही टेबल बनाया है। इस लाइन पे मेरे को आपका हाइलाइटर चाहिए, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 इंडिविजुअल एंड एचयूएफ टैक्स पेयर हैज एन ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन, ये ऑप्शन बड़ा लोनली है, इसके ऊपर टिक करना, ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर टैक्सेशन अंडर 115 BAC। भले ही हमने चैप्टर नंबर 1 में 115 BAC दिया, लेकिन मैंने आपसे कहा बेटा इसे अभी पढ़ने का सही समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर में कई डिडक्शन के नाम लिए गए हैं जो तुम्हें अब तक पता ही नहीं है, तो हम सिर्फ कोरा रीडिंग करके कोई मतलब नहीं आएगा। हमारा मंत्र बड़ा क्लियर है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, इसीलिए हम उसको रोक लिए। यस और नो? ये सर्कुलर अभी हमें पढ़ना है, अभी का ही पॉइंट है, आगे बढ़िए, नोट्स पे आइए। सबसे पहला नोट हम लोगों ने पढ़ा रिबेट, फिर हम नोट पढ़ा हम लोगों ने सेस, फिर पढ़ा हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ, फिर हम लोगों ने स्पेशल रेट पढ़ा, फिर हम लोगों ने स्पेशल एडजस्टमेंट पढ़ी। बराबर, स्पेशल एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद हम लोगों ने सरचार्ज पढ़ लिया पूरा का पूरा, सरचार्ज से रिलेटेड एग्जाम्पल थे वो हम लोगों ने सेट कर लिए, फिर हमने स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को पहले भी देखा हुआ है। 115 BAC हम लोगों ने क्या कर दिया, पेंडिंग। हमने कहा पहले ये सारे वर्ड समझ जाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर वापस आएंगे। तो भले हमने यहां पे लिख के रखा है, लेकिन इसे अभी नहीं पढ़ना है। मार्जिनल रिलीफ अभी पढ़ना है। अदर एसएससी के टैक्स रेट हम पढ़ चुके हैं, और ये फॉर्मेट टू कंप्यूट टोटल इनकम देख लीजिए। 5 हेड की इनकम मिला के आपकी बनती है ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से डिडक्शन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगी, टोटल इनकम। और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल समरी बचती है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, राइट। इसमें से कुछ रिलेवेंट केस, पेज नंबर 23 पे आओ। टी.ए. कुरैशी का हम लोगों ने देख लिया था, वेदर इलीगल इनकम इज ऑल्सो लाइबल टू टैक्स। हमने कहा था यस, टी.ए. कुरैशी के केस में हमने कहा था यस, इट इज ऑल्सो लाइबल टू टैक्स। कुछ एमसीक्यू है जो हम यहां पे सॉल्व करेंगे, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम यहां पे सॉल्व करेंगे। एक बार हमारे सारे कंसेप्ट कवर हो जाए उसके बाद। डन सर? अच्छा, अब आइए, आपसे कुछ सवाल करने, कुछ बातें करनी है। ये तो था आपका प्रूफ रीडिंग, यानी आपको समझ में आ गया। ऑलमोस्ट हम चैप्टर नंबर 1 के एंड पे आज पहुंच जाएंगे, बराबर है। आपका चैप्टर नंबर 1 हंसते खेलते खत्म हो जाएगा, हंसते खेलते खत्म हो जाएगा। टैक्स कैलकुलेशन हंसते खेलते खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा। ये सुनो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट समझिए, एक बहुत बड़ा सवाल जो पूरे लॉबी के अंदर में था। लॉबी इस सवाल का कई बार जवाब चाहती थी, लेकिन कई बार जवाब नहीं होता था, और इस पर कई बार इश्यूज अराइज होते थे। सवाल क्या था, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए प्रीवियस ईयर में मेरा एज है 59, प्रीवियस ईयर में एज है मेरा 59। असेसमेंट ईयर में 1 अप्रैल को ही मेरा बर्थडे होता है और मैं बन जाता हूं 60 ईयर्स का। ध्यान से सुनना, इस सवाल को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल इशू था कुछ लोगों के लिए। हम जिनके लिए बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है। 2 अप्रैल वालों के लिए भी हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ 1 अप्रैल वालों के लिए बात कर रहे हैं। अब होता क्या था, प्रीवियस ईयर में मेरा एज 59 और असेसमेंट ईयर के पहले ही दिन में लग गया 60। अब एक सवाल उठता था, इन्हें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना दिया जाए, 2,50,000 का या 3 लाख रुपीस का? आपका क्या ओपिनियन है? जिनका बर्थडे ही 1 अप्रैल, हम 2 अप्रैल और उसके आगे वालों की बात ही नहीं कर रहे। असेसी कहता था अरे सर एक दिन इधर उधर चलता है, मैं तो वैसे ही 60 का हो गया, मेरे को दे दो बेनिफिट। असेसी कहता था सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मेरे को 3 लाख मिलना चाहिए, 3 लाख रुपीज, आई डिजर्व 3 लाख बिकॉज आई एम गेटिंग 60 ईयर्स ओल्ड, एंड वैसे भी आप अगले साल से दोगे, इस साल से ही दे दो। डिपार्टमेंट कहता था नहीं नहीं सर,
आप प्रीवियस ईयर के अंदर में तो अभी सीनियर सिटीजन नहीं हुए ना, अगले साल से आपको बेनिफिट देंगे, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर यू विल गेट द बेनिफिट, बट एज ऑफ नाउ 2,50,000. बट सर इन द प्रीवियस ईयर आई जस्ट कंप्लीटेड माई 60, नो. सो .60 के ऊपर तो 3 लाख चालू हो जाता है सर, तो मुझे तो 3 लाख का बेनिफिट मिलना चाहिए, 250 थोड़ी मिलना चाहिए. नहीं सर, ऐसा नहीं होगा. प्रीवियस ईयर में तो आप सीनियर सिटीजन नहीं थे ना. इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर. अरे सर आप समझे नहीं, वो तो आपका लॉ हुआ ना. इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, बट ये असेसी के टैक्स तो आप कब पे कर रहे हो? असेसमेंट ईयर में पे कर रहे हो, और असेसमेंट ईयर में मैं कौन हूं? सीनियर सिटीजन. सर हां, पर जब आपने इनकम कमाई तब तो आप सीनियर सिटीजन नहीं हो ना. तब तो आप सीनियर सिटीजन नहीं हो ना जब आपने इनकम कमाई. हाँ सर, तब मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं, पर टैक्स हम कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में. तो जब मैं टैक्स पे कर रहा हूं मैं कौन हूं? सीनियर सिटीजन. तो मुझे 3 लाख का बेनिफिट मिलना चाहिए. नहीं सर, आपने कमाया तब आप सीनियर सिटीजन थे क्या? तब तो आप सीनियर सिटीजन नहीं थे ना, तो हम ये बेनिफिट आपको नहीं देखेंगे. अरे कैसे चुनिंदा लोगों की बात कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूं एक दिन से तुम्हारा क्या फर्क पड़ जा रहा है? एक दिन से तुम्हारा क्या फर्क पड़ जा रहा है? नहीं सर, एटो ना चलबे, ये चलेगा नहीं. ये थे गलत कर रहे हो सर, थे गलत कर रहे हो. नहीं, थे गलत कर रहे हो सर. बताइए कौन सही कौन गलत? अच्छा, आपने जवाब दिए हैं कुछ? हाँ, मतलब चुनिंदा लोगों के बारे में ही तो है ना, 1 अप्रैल वालों के बारे में. तो सर आप बताइए, चलिए मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं 2.5 लाख रुपीस. 2.5 लाख रुपीस. ओके, इस बात को क्लियर किया गया. आपको तो पता है, वेन एवर देर इज अ डाउट, क्या आता है? जब भी कोई डाउट हो तो क्या आता है? जल्दी से बोलो. जब भी कोई डाउट हो तो क्या आता है? डाउट पे क्या आता है? बोलो. डाउट पे प्यार आता है? नहीं, डाउट पे क्या आता है? सर्कुलर आता है. डाउट पे क्या आता है? सर्कुलर आता है. पेज नंबर 10 पे आइए. डाउट पे अमेंडमेंट आता है. कौन है ये नालायक? इनको सबसे पहले बाहर करो, सबसे पहले बाहर करो. डाउट पे अमेंडमेंट आता है, इन्हें सबसे पहले बाहर करो. डाउट पे सर्कुलर आता है. पेज नंबर 10 पे आइए. सर्कुलर नंबर 28 2016. जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी कहा था, आपको सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ना, आपको सर्कुलर भी पढ़ना है. ये सुनो, सर्कुलर आया, इस बात को क्लैरिफाई किया गया. पढ़िए. क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 60 और 80 ईयर्स ऑन 31st March itself. इन केस असेसी सीनियर, वेरी सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर मतलब 80 को भी आप टच कर रहे हो तब भी ये प्रोविजन है. हुज डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ उनके लिए जिनके लिए 1 अप्रैल है. मतलब इनकम टैक्स इतना दयालु हो सकता है, जब सब आप इनको अप्रैल फूल चिढ़ा रहे होंगे तब इनकम टैक्स इन्हें कोई भी रिलीफ दे रहा है. जरा देखिए क्या लिख रहा है. इन केस ऑफ सीनियर, वेरी सीनियर सिटीजन हुज डेट ऑफ बर्थ falls on 1st April for the purpose of income tax, higher tax exemption have been prescribed under the past Income Tax Act for the resident senior citizen who has attained the age of 60 years. Although specific provision does not exist in this regard, the Honorable Supreme Court had an Supreme Court had an occasion to consider a similar issue in case of Prabhu Dayal Sesma versus State of Rajasthan and another, wherein it has been dealt with on general rules to be followed for calculating the age of the person. In this judgment, Apex Court, Supreme Court, highest court, Apex Court observed that while counting the age of person, whole of the day should be reckoned as it starts from 12 o'clock in the midnight and he attains the specified age on the preceding द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे. हम बर्थडे भी मनाते हैं तो क्या करते हैं? एक दिन पहले रात में जाके बर्थडे मनाना चालू कर देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एज ऐसी काउंट होती है कि पिछले साल रात में जाकर के उन्होंने क्या किया? बर्थडे मनाया होगा, प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थडे. इन व्यू ऑफ द अफॉरसेड जजमेंट, CBDT hereby clarifies that a person who is born on 1st April would be considered to have attained the particular age as on 31st March only. जिसका 1 अप्रैल को बर्थडे है, हम मान रहे हैं कि उसने एज अटेंड कर ली 31st को ही ओनली, प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज
बर्थडे। सीबीडीटी ने ऐसा क्यों सर्कुलर निकाला? बिकॉज देयर इज अ केस लॉ। याद है मैंने आपको बताया था सीबीडीटी को कहां से पता चलता है कि कुछ चेंज लाना है, ऐसे कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आते हैं फिर सीबीडीटी को समझ में आता है। ये आपके सामने सीधा केस, पहले केस लॉ हुआ प्रभुदयाल सेस्मा, उसके बाद उन्होंने बोला कि हां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो ये बन गया लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड बन गया मतलब बात खत्म। 1 अप्रैल को बर्थडे है, इसका मतलब आप ये एज 31 मार्च को ही अटेन कर चुके हो। In particular, question of attaining the age of eligibility of being considered a very senior or senior citizen would therefore be decided on the basis of above criteria. Therefore, if a person is born on 1st April 1961 or 1941, then he shall get slab rate of 3 lakh or 5 lakh in the previous year 31/3/2021। मतलब सिंप्लीफाइड एनालिसिस में अब इतना लंबा ना पढ़ के इसे 2 शब्दों में आप खत्म करना है। इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर और 80 ईयर एज ऑन 1st April वुड बी एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो आई थिंक अब आपका आंसर बिल्कुल सही समझ में आ गया कि 2.5 लाख ना होकर के 2.5 लाख ना होकर के कितना होगा, ये 3 लाख रुपीस कंसिडर करना होगा। लेकिन जब जब भी ऐसे प्रोविजन आते हैं ना, मुझे लगता है ये सस्ते नशे करके लाए गए प्रोविजन है। मैं बिल्कुल सही वर्ड यूज कर रहा हूं, सस्ते नशे करके लाए गए प्रोविजन है। अब बेचारा कोई 2 अप्रैल को बॉर्न हुआ होगा, वो क्या बोलेगा, ये मेरी गलती थोड़ी नहीं थी कि मैं 2 अप्रैल को बॉर्न हुआ। अब वो क्या बोलेगा, मेरी गलती थोड़ी नहीं थी, मेरी इच्छा होती, मेरे को पता होता कि बाहर निकलने के बाद ऐसे बेनिफिट मिलने वाले, मैं 1 तारीख को ही बाहर आ जाता, मेरी गलती थोड़ी नहीं थी जीवन में। लाया किसके लिए है सर्कुलर? मतलब आप सोच के देखिए कितने चुनिंदा लोगों के लिए लाया गया है। सिर्फ उन चुनिंदा लोगों के लिए लाया गया है जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को होगा। 2 अप्रैल वालों के लिए ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। और ऑब्वियस है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 दिन पहले 1 अप्रैल, मतलब आप वैसे ही नेक्स्ट ईयर में एंटर कर गए, बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह सही है, पर ये कितना अजीब है, ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनका बर्थडे एग्जैक्टली 1 अप्रैल को फॉल हो रहा होगा। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। ये देखो ये कौन है, दीपिका है जिनका बर्थडे, तो ये उन खास लोगों में से है, ये उन खास लोगों में से है जिनका बर्थडे 1 अप्रैल के दिन आता है। बट आप देखिए कैसे, मतलब लॉ में कितनी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा भी होता है मालिक। तो ये बात हम लोगों ने समझी कि अगर कोई 1 अप्रैल के दिन क्या बन रहा होगा, सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन, सो अकॉर्डिंगली 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का उसको अवेलेबल होगा। यस और नो मालिक? चलिए, ये एक चीज बाकी थी हमारी, ये एक चीज भी पढ़ ली। आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि बेटा सर्कुलर भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है और उसे पढ़ना होगा। डन सर? चलो, तुम लोग, मैं समझा बेटा तुम लोग क्यों हंस रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझा, मैं समझा तुम लोग क्यों हंस रहे हो। बट सी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई सेड, नॉट फॉर वॉट यू अंडरस्टूड। ये मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट आई सेड, नॉट वॉट यू अंडरस्टूड। आप कुछ भी अज्यूम करोगे, मैं बेचारा सीधा बंदा हूं, मैं सीधी सीधी बात करता हूं। चलो जी, अब मैं आपको सेक्शन नंबर 4 रीड करवाना चाहता हूं। सभी लोग अब सेक्शन नंबर 4 पे आओ। अब हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट हुआ है। पेज नंबर है 5, पेज नंबर है 5। डन सर? ध्यान से सुनना, सिंप्लीफाइड एनालिसिस को अब पढ़ो, वर्ड टू वर्ड तुम्हें पूरा समझ आएगा। तुम्हें समझ आएगा कि पिछले कई दिनों से हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं। इनकम टैक्सेस पेएबल, इनकम टैक्स पे करना है कब? असेसमेंट ईयर में। किस रेट पे? जो फाइनेंस एक्ट ने दिए होंगे, फाइनेंस एक्ट ने स्पेसिफाई किए होंगे। किस पे? टोटल इनकम पे, किसी भी व्यक्ति की जो उसने प्रीवियस ईयर में कमाई है। समझ में आया क्या? टैक्स रेट समझ में आया? हम पिछले कुछ घंटों से, दिनों से इस चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स। अब क्या आप ईमानदारी से कहते हैं, देखो हमने कैसे तोड़ तोड़ के, और तोड़, और डीप में जा, और डीप में जा। हमने इनकम वर्ड को तोड़ा, टैक्स वर्ड को तोड़ा, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर तोड़ा, पर्सन तोड़ा, टोटल इनकम तोड़ा, और एंड में जाके रेट तोड़ा। और अब हम वापस से घूम के आए सेक्शन 4 के ऊपर, ये समझने के लिए कि वहां पे लिखा क्या था। वहां लिखा था प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम जो भी किसी एसएससी ने कमाई, उस पे असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होगा, असेसमेंट ईयर के जो फाइनेंस एक्ट के रेट होंगे उसके बेसिस पे।
यस और नो, पूरा एक एक वर्ड, यहां नहीं, यहां जाना है को होना तुम्हारा, ठीक है। अब इसके ऊपर बेर एक्ट लिखा हुआ है, देखो बेर एक्ट क्या लिखा हुआ है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट अनेक्स दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज फॉर असेसमेंट ईयर एट द रेट और रेट्स, वर्ड देखो क्या लिखा है, रेट और रेट्स, ये रेट्स कौन से हैं, स्पेशल रेट्स, इनकम टैक्स एट द रेट और दोज रेट शैल बी चार्ज फॉर दैट ईयर in accordance with and subject to the provisions including the provision of levy of additional income tax, मतलब टैक्स के साथ साथ तुम क्या कलेक्ट कर सकते हो, सरचार्ज कलेक्ट कर सकते हो, एडिशनल लेवी कलेक्ट कर सकते हो, क्या कलेक्ट कर सकते हो, सेस कलेक्ट कर सकते हो, मतलब टैक्स ही नहीं तुम और भी चीजें कलेक्ट कर सकते हो। in respect of total income of every person provided that where by virtue of any provision of this act income tax is charged in respect of income of the period other than the previous year income tax shall be charged accordingly। मान लीजिए अगर किसी और साल का टैक्स आप निकाल रहे हैं, जनरली रेट में ऐसा होता है, तो फिर उस साल के टैक्स रेट अकॉर्डिंगली लगाए जाएंगे। in respect of income chargeable under subsection 1 income tax shall be deducted at source or paid in advance where it is so deductible or payable under the act। इसी के साथ साथ उन्होंने बोला जहां जहां पे भी एक्ट में आपको लगता है टैक्स डिडक्ट करना है या एडवांस टैक्स पे करना है, उसकी प्रोविजन एज इट इज चलती रहेगी। आगे दो चैप्टर आपको आएंगे, टीडीएस और एडवांस टैक्स, वो इसी से रिलेटेड होंगे। सो एज ऑफ नाउ ध्यान से देखना हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सेक्शन 1 जो था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, सेक्शन 2 जो थी बेटा डेफिनेशंस, सेक्शन 3 क्या था बेटा, प्रीवियस ईयर, सेक्शन 4 क्या था बेटा, बेसिस ऑफ चार्ज। चारों सेक्शन का डिटेल समझ में आया। 4 सेक्शन हम लोगों ने अभी तक के पढ़े हैं, चारों सेक्शन ही इतने काम के हैं। डन मालिक, चलो प्रभु चलो, अब बढ़ते हैं साहब आगे। ये हो गए 4 सेक्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। Everybody come to page number 19. Everybody come to page number 19, marginal relief as a concept. Done sir? आ जाओ। अब इस कंसेप्ट को शुड आई टेल यू और शुड आई शो यू, चलो शो करके दिखाता हूं। देखिए इनकम टैक्स कई बार कितने मजाक करता है, ठीक है। एवरीबडी प्लीज बी रेडी विद द कैलकुलेटर, प्लीज बी रेडी विद द कैलकुलेटर, एंड ये प्रॉब्लम भी आप साथ साथ में लिखेंगे। मिस्टर बोस, इंडिविजुअल, रेसिडेंट, एज 52, ठीक है। इनकी टोटल इनकम 50 लाख, टैक्स निकालिए, जैसा बोल रहा हूं वैसा कीजिए। इनकी टोटल इनकम 50 लाख, इस पे टैक्स निकालिए। इस पे टैक्स निकालिए जल्दी से, क्विक क्विक क्विक। तो अपने को पता है up to 10 lakh rupees the tax will be 1,12,500, बैलेंस 40 लाख, इस पे टैक्स रेट आएगा बेटा 30%, दिस विल कम टू 12 लाख, टोटल टैक्स आएगा मेरे बच्चा 13,12,500। सिर्फ टैक्स, आगे कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टैक्स, आगे कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 50 लाख के ऊपर टैक्स आया 13,12,500। एवरीबडी अग्रीड टू दिस पॉइंट, यस और नो, एवरीबडी अग्रीड टू दिस पॉइंट। अब आते हैं आगे। एवरीबडी, सपोज सिचुएशन 2, टोटल इनकम, या एक काम करो, सुनो, इस पे HEC भी लगा दो एट द रेट ऑफ 4%,
सरचार्ज लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इनकम डू नॉट एक्सीड 50 लाख। तो ये आया 52,500, आपका टोटल टैक्स बन गया 13,65,000। ठीक है, 13,65,000। अब सपोज टोटल इनकम है 51 लाख। अब टैक्स निकालो, पूरा टैक्स निकालो, पूरा टैक्स इंक्लूडिंग सेस, पूरा टैक्स निकालो। इनकम 10 लाख, 1,12,500, 1,12,500, बैलेंस 41 लाख। टैक्स रेट would be at the rate of 30%. $12,30,000, total 13,42,500. You will add surcharge at the rate of 10%. Now add HEC at the rate of 4%, 59070. Total tax 15,35,820. Everybody getting this answer? Everybody getting this answer? Please tell me. यहां से शुरू होता है गेम। If you are getting this answer, say yes. 15. बराबर। अब पॉइंट समझना, एसएससी ने कितने रुपए ज्यादा कमाए? 50 लाख के जगह उसने 51 लाख रुपीस कमाई। मतलब मेरी एडिशनल इनकम कितनी हुई? मेरी एडिशनल इनकम हुई 1 लाख रुपीस। लेकिन ये 1 लाख ज्यादा कमाने के चक्कर में मेरा टैक्स कितना बढ़ गया, जरा देखेंगे आप? ये 1 लाख ज्यादा कमाने के चक्कर में मेरा टैक्स कितना बढ़ गया, देखेंगे आप? एडिशनल टैक्स कितना बढ़ गया ये 1 लाख कमाने के चक्कर में? 1,70,820। बराबर। मैंने एडिशनल पैसा कितना कमाया? 1 लाख। मुझे एडिशनल टैक्स कितना देना है? 1,70,820, 1,70,820। बराबर है। एसएससी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने जाएगा। अब पूरी स्टोरी सुनो। एसएससी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने जाएगा। मस्त, एक नंबर, बहुत बढ़िया इनकम टैक्स, वाह। सारा आदमी ने 1 लाख रुपए ज्यादा कमाया, तुम्हारे चक्कर में 1,70,820 दे रहा हूं। ये कौन सा टैक्स है? अरे ये कौन सा टैक्स है साला? 1 लाख रुपए ज्यादा कमाने पे 1,70,000 देना होगा। ये तो ऐसा हो गया, कमाया कम देना ज्यादा हो गया। ये कैसा टैक्स है? अरे ये कैसा टैक्स है तुम्हारा? नो सर, अब आप तो जैसे कि जानते हैं, आप तो पढ़ते ही आए हैं, आप तो पढ़े लिखे भी लगते हैं, आपने तो टैक्स पढ़ा ही होगा दैट अगर इनकम 50 लाख से ऊपर गई तो सर सरचार्ज लगेगा, जिसके कारण ये टैक्स आ रहा। अबे माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूं। कुछ भी हो जाए, इनकम से ज्यादा टैक्स। अरे कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनकम से ज्यादा टैक्स। साला अब मेरे को ऐसा फीलिंग आने लग गया है मेरे दिमाग में कि मैंने ये 1 लाख रुपए कमाए क्यों? उल्टा 1 लाख तो गया ही गया, ऊपर से 70,000 जेब से डालना पड़ रहा है। वो तो गया ही गया, ऊपर से डालना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं जेब में नहीं है तल्ला दिल्ला, मांग रहे हो लाल किल्ला। इसको बोलते हैं घर बेच के सत्यनारायण करना। साला 1 लाख रुपए नहीं कमाता मैं, ये 1 लाख रुपीज अर्न नहीं किया होता, मेरी बीवी के पास जाके बैठा होता, वो चिल्लाती रहती है यू डोंट हैव टाइम, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, उसके पास गया होता मैं।
मैं भारत सरकार से एक चीज पूछना चाहता हूं, ऐसे सस्ते नशे करके तुमने लॉ बनाए, ऐसे सस्ते नशे करके तुमने लॉ बनाए, साला आदमी कमा 1 लाख रुपए रहा है, तुम उससे टैक्स 1,70,000, मैक्सिमम टैक्स इधर इधर इधर, मैक्सिमम टैक्स रेट कितना, नहीं इधर 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 खड़े हो, खड़े हो, हाँ, मैक्सिमम टैक्स रेट कितना है बोल सर, मतलब मैं खींच के मारूंगा, मैक्सिमम टैक्स रेट कितना है बोल। मैक्सिमम टैक्स रेट 30% प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4% सेस, वो भी 42.744 आता है। ये 170% टैक्स है, ये 170% टैक्स है। तेरा बाप छोड़ के गया था कि तेरी मां? ये 170% टैक्स है साले, तेरा बाप छोड़ के गया था कि तेरी मां? कौन देगा ये 170% टैक्स? नहीं सर आप समझ नहीं रहे, सर आप समझ नहीं रहे। लॉ मैं ये लॉ मैंने नहीं बनाया सर, ये लॉ मैंने नहीं बनाया सर, लॉ है सर, लॉ। दर्शन करे, टॉक टू दर्शन करे सर, लॉ। मैं ना खींच के मारूंगा, इधर इधर खड़े हो। मैक्सिमम टैक्स रेट कितना है? यू टेल मी। मैं हाथ उठा रहा हूं, नहीं उठा रहा हूं मैं। यू टेल मी मैक्सिमम टैक्स रेट कितना है? मैक्सिमम टैक्स रेट इज व्हाट? अबे मैक्सिमम टैक्स रेट इज व्हाट? मैक्सिमम टैक्स रेट इज 42.744। सब हाईएस्ट लेवल पे पकड़ लिया तो भी, सब हाईएस्ट लेवल पे पकड़ लिया तो भी। अबे इसको 170% टैक्स बोलते हैं, इसको अपने जेब से डालना बोलते हैं। तेरे को इतना अक्कल नहीं आया रे, तेरे को इतना अक्कल नहीं आया कि क्या करना है। मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं क्या? मेरे को फीलिंग नहीं है, क्या करूं? मैं मर जाऊं? आप बताइए आप बताइए, अरे कौन से देश का न्याय है? कभी कभी तो अपने को लगता है अपन ही भगवान है। अबे 1 लाख रुपए एडिशनल कमाया, दे आर आस्किंग फॉर अ टैक्स 1,70,820, 170% का टैक्स हो गया। ये सस्ते नशे नहीं कहोगे आप इसे, सस्ते नशे नहीं कहोगे आप इसे। क्या करूं मैं? मर जाऊं क्या? ये वो आदमी की ना फीलिंग खत्म हो जाएगी। अब ऐसे केसेस में आदमी टैक्स चोरी ना करे तो क्या करे? अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी दिखती है आपको? या तो वो आदमी अपनी इनकम 50 लाख से कम दिखाए, या तो वो अपनी इनकम 55 लाख के ऊपर दिखाए, जहां पे ये ऐसे लफड़े ना हो कि इनकम से ज्यादा उसको टैक्स देना पड़ रहा है। ये तो वही बात हो गई ना, घर बेच के सत्यनारायण करो। इसका क्या मतलब हुआ भाई? मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, बच्चे का नामकरण करने का मतलब ये नहीं होता उसका नामकरण कर दो। अरे बच्चे का नामकरण करने का मतलब ये नहीं होता उसका नामकरण कर दो। इट वॉज अ जोक ऑल टुगेदर। कि तुम लॉ बनाने के चक्कर में कुछ भी लॉ बनाओगे क्या भाई? ऐसा थोड़ी ना होता है सर। हां तो फिर ऐसा कौन करता है? तो सर भारत सरकार को यह बात समझ में आ गई, भारत सरकार का ये बात समझ में आई कि यार ये तो गलत है। भारत सरकार बोला देखिए ऐसे मारा पीटी पे नहीं आते हैं, अब बात समझिए, थोड़ा चिल मारो, ये लो पानी पियो, थोड़ा चिल मारो, ऐसे नहीं करते हैं। यू आर अ गुड पर्सन। अबे काहे का गुड पर्सन बे? आदमी की अच्छाइयों का फायदा उठाओगे वो काहे का गुड रहेगा? आदमी की अच्छाई के फायदा उठाओगे तुम काहे का गुड रहेगा? वो जो गुड है ना वो समझ लो तुम बस। नहीं सर ऐसे नहीं करते। अब बात सुनिए, हम कुछ तो रिलीफ देंगे आपको। क्या देंगे? रिलीफ देंगे हम कुछ तो आपको। अच्छा तुम दोगे? अबे साले माफ करना मैं इधर उधर निकल जाता हूं। तुम रिलीफ दोगे जिन्होंने ये कानून बनाया है, तुम रिलीफ दोगे। अच्छा रिलीफ मतलब क्या होता है पहले ये समझाओ। तो यहां से हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रिलीफ मतलब क्या होता है। रिलीफ मतलब किसी भी तरीके का अगर उसके साथ जागती हो रही होगी तो उसमें से उसको क्या दिया जाता है? रिलीफ दिया जाता है, कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं। क्यों? पेरेंट्स आर गेटिंग डाउट्स वेदर वी आर वॉचिंग लेक्चर और स्टैंड अप कॉमेडी। चलिए ये नहीं सर अपना देख भाई, तुम लोग घर पे देख रहे हो कहीं भी देख रहे हो, अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होता है। यार बच्चे को पढ़ना है, मजे से पढ़ना है। पढ़ाई उसके ऊपर बर्डन नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट समझाने के कई तरीके हो सकते हैं, उसे मजे से समझाओ। अपना तरीका ये है।
कई बार मेरे से ऐसा बच्चा पूछता है कि सर आपको ऐसा लगता नहीं क्या टीचर, मतलब हम तो सोच के आए थे कि सीए में टीचर ऐसे होते वैसे होते। मैंने बोला मैं भी यही सोच के आया था, फिर मैंने सोचा कि ये सोच बदलनी है, यही सोच तो बदलनी है यार। देखिए यार, अपन इस कोर्स के अंदर में है, हमारे को कोई कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, फन कहां से आएगा यार, फन कहां से आएगा। और जैसे कि मैंने कहा, स्टडीज आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट होल लाइफ। ये चीज होनी चाहिए। पढ़ो, मजे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और डीप में जाके पढ़ो। उसके कई तरीके हो सकते हैं, यस और नो। तो सर आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट इज कि अब क्या करें। भारत सरकार बोलती है हम आपको रिलीफ देंगे। रिलीफ मतलब क्या? किसी भी प्रकार का कंसेशन, किसी तरीके का कंसेशन, राइट। अब ये कंसेशन वाली बात आई। अब अगर ये कंसेशन वाली बात आई तो लोगों ने पूछा कि हाँ चलो बताओ क्या कंसेशन दोगे, क्या क्या नहीं, क्या कंसेशन दोगे। भारत सरकार ने एक मार्जिनल रिलीफ नाम का कंसेप्ट लेके आया। कैसा कंसेप्ट लेके आया? मार्जिनल रिलीफ। ये मार्जिनल रिलीफ, पेज नंबर 19। ईमानदारी से कहता हूं, आप सबको ईमानदारी से कहता हूं, ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट पढ़ने के बाद ना, बिलीव मी, आप खुद गाली मारोगे डिपार्टमेंट को, आप खुद गाली मारोगे लॉ बनाने वाले को कि ये कैसा रिलीफ दिया है, काहे का रिलीफ दिया है, आप खुद बोलोगे ये चीज। आइए मैं आपको पढ़ाता हूं क्या रिलीफ दिया है। चलो इधर देखो क्या रिलीफ दिया है। तो सर हुआ ये, भारत सरकार ने बोला देखो तुमने एडिशनल इनकम कितनी कमाई? 1 लाख रुपए। व्हाट एडिशनल इनकम यू अर्न? 1 लाख रुपीज। यू डू वन थिंग, जस्ट बिकॉज वी हैव अ लॉ कॉल्ड एज सरचार्ज, सो वी कैन नॉट सरपास इट, बट वी कैन गिव यू रिलीफ। टैक्स पेयर सेड अच्छा ठीक है, बता तू क्या रिलीफ देगा। इंग्लिश में बोलने से तेरा लॉ तो नहीं बदल जाएगा ना, चल बता क्या रिलीफ देगा तू। भारत सरकार ने कहा देखो ध्यान से सुनो, आप एक काम करो, यू कैलकुलेट द टैक्स अप टू 50 लाख। तुम 50 लाख तक के जैसे कैलकुलेट कर रहे हो वैसे कैलकुलेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुमने एडिशनल इनकम कितनी कमाई 50 लाख के ऊपर? 1 लाख रुपए, वो एज इट इज टैक्स में दे दो, तुम्हें सरचार्ज की जरूरत नहीं, सिर्फ सेस ऐड कर देना, ये तुम्हारा रिलीफ है। वापस से ध्यान से सुनो, 50 लाख तक का टैक्स कैलकुलेट करो जैसा आ रहा है वैसा, प्लस इसमें एडिशनल इनकम जो तुमने कमाई वो ऐड कर दो। अब सरचार्ज मत लगाओ, फाइनल सेस लगा के काम खत्म कर दो, डन। बस ऐसी एक आप फंडा लेके आए बे। एक मिनट वापस बता, इधर 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 खड़े, इधर खड़े, इधर खड़े। क्या बोल रहा है तू? 50 लाख तक के टैक्स कैलकुलेट करो, बराबर। अब मार्जिनल रिलीफ के फंडे पे जाते हैं, ध्यान से सुनना। ये कहने को रिलीफ है पर ये कोई रिलीफ नहीं है, मैं अभी से कहता हूं, बराबर। टैक्स ऑन 50 लाख, 50 लाख पे टैक्स 13,12,500। कैसे आया 13,12,500? ये अभी यहां से चुराया मैंने, यहां तक का टैक्स विदाउट सेस 13,12,500। अब तुम क्या कह रहे हो? जितनी मैंने एडिशनल इनकम कमाई, टोटल इनकम माइनस 50 लाख, जितनी मैंने एडिशनल इनकम कमाई, टोटल इनकम में से 50 लाख माइनस कर दिया, वो पूरी की पूरी यहां ऑफर कर दो। 1 लाख रुपए कमाई, पूरी की पूरी यहां ऑफर कर दो, ठीक है। अब टोटल करो कितना होता है? 4,12,500, ठीक है। अब क्या करूं? इधर आना। अब क्या? इधर हल्ला नहीं जगह से। अब क्या करूं सर? बस इसमें आप सरचार्ज मत लगाओ, इसमें डायरेक्टली एचईसी ऐड कर दो 4% के हिसाब से। अच्छा 56,500, 14,69,000, ठीक है। अब सर अब क्या हो गया ना रिलीफ? देखो ना 51 लाख पे पहले तुम दे रहे थे 15,35,820, अब तुम वही 51 लाख पे दे रहे हो 14,69,000। सर रिलीफ, सर रिलीफ, सर कितना बड़ा रिलीफ है सर? 15,35,000, 15,35,000 की जगह 14,69,000। इट्स अ गुड रिलीफ सर, यू शुड एक्सेप्ट इट सर। रिलीफ, रिलीफ सर, रिलीफ, रिलीफ।
इधर 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 आ रे, तेरा सत्कार करने का मेरे को। इधर 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 आ, तू इधर तो आ, इधर खड़े हो। ये कैसा रिलीफ हुआ मुझे समझाएंगा? सर कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो सर। रिलीफ हुआ ना सर। देखो आप पहले कितना टैक्स दे रहे थे, देखो ये 51 लाख सर, 59 लाख पे आप नॉर्मली टैक्स निकालते थे, कितना आता सर? 15,35,820 रुपीज। अब हम आपसे कितना पे करवा रहे हैं? रिलीफ देकर, रिलीफ देकर हम कितना पे करवा रहे हैं? 14,69,000 सर। रिलीफ सर, रिलीफ। एक नंबर, वाह वाह, एक नंबर, बहुत मजेदार, शानदार, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कभी कभी ना मुझे तुझ पे और तेरी गवर्नमेंट पे तरस आता है। नहीं मारूंगा नहीं, तू इधर खड़े रहे, अब मैं मारूंगा, मैं मारूंगा नहीं, अब मैं मारूंगा। कभी कभी ना मुझ पे, तुम पे और तुम्हारी सरकार पे बड़ा तरस आता है। अबे सालो, माफ करना मैं इधर उधर निकल जाता हूं। अबे सालो इधर आओ। जो 1 लाख मैंने एडिशनल कमाए वो तो तुमने वैसे ही ले लिए, और अभी का भी कैलकुलेशन तुम देखोगे तो भी तो मैं ज्यादा ही दे रहा हूं। 1 लाख कमाया और उससे ऊपर का ही टैक्स दे रहा हूं, तुम चेक कर लो। ये कैसा रिलीफ हुआ बे? नहीं सर आप समझे नहीं सर। सर हम सरचार्ज नहीं लगा रहे ना। कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? जितना मैंने कमाया वो तो तुम लेके चले गए, और 1 लाख का 4% सेस भी निकालोगे तो 4,000 जो 56,500 में एडेड है। अब भी तो मैं 1 लाख जो कमाया उसके ऊपर टैक्स दे ही रहा हूं ना, फिर ये काय का रिलीफ हुआ? गवर्नमेंट ना तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है। गवर्नमेंट समझ गया ना तुम लोग को क्या बना रही है? हाँ, बेवकूफ बना रही है। अब भी तो तुम ज्यादा ही टैक्स दे रहे हो बे। अब भी तो तुम 1,04,000 ही दे रहे हो, पर गवर्नमेंट कहती है रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ। क्या है भाई? कौन ऐसा करता है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ऐसे लोग? अब समझा मैं आपको क्या कह रहा था और क्यों ये कंसेप्ट को सबसे एंड में लिया मैंने। ये 1 नंबर का ना कंसेप्ट है, बेवकूफ कंसेप्ट है। क्या मतलब हुआ इस तरह से कुछ करने का? क्या मतलब हुआ इसको कुछ करने का? रिलीफ, रिलीफ के नाम पे ना ये लोग तुम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। सस्ते नशे कहते हैं साहब इसे। क्या रिलीफ है ये? आदमी बोलेगा साला 1 लाख मैंने कमाया ही क्यों, इससे अच्छा मेरा घर बार बीवी बच्चों के साथ मैं गुजारता। वो लोग बोलते हैं इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, उनके साथ गुजारता। जितना कमाया उतना तो मैं सरकार को दे रहा हूं, मैं कमाऊं ही क्यों? आदमी को तुम कमाने के लिए डिमोटिवेट कर दोगे, आदमी को तुम कमाने के लिए मोटिवेट कर दोगे। भावना जी कहती है एक वार्निंग, विजय सर के लेक्चर में अगर आप पानी पी रहे हैं तो 100% चांस है पानी बाहर आने के। जी हाँ, थैंक यू। बट आप मुझे बताइए मैं कहां गलत हूं? सर अगर मैं गलत हूं ना, अपने आप को चप्पल से मार लो अगर मैं गलत हूं तो, क्योंकि तुम और मैं अलग थोड़ी ना। ध्यान से सुनना, द पॉइंट इज क्या कर रहे हो बे? ऐसे लॉ बनाते क्यों तुम लोग? लॉ लॉ समझ में आ रहा है? यस और नो लॉ। तो मार्जिनल रिलीफ एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आया है, पर टेक्निकली मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा, मार्जिनल रिलीफ कौन से एसएससी के लिए है? ऑल एसएससी। आई रिपीट, दिस इज एमसीक्यू। मार्जिनल रिलीफ हर तरह के एसएससी के लिए है। समझ में आ रहा है? यस और नो। दूसरी बात, मार्जिनल रिलीफ वही अट्रैक्ट करता है वेयर इनकम स्लाइटली एक्सीड द सरचार्ज लिमिट। ये हर केस में अप्लाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम 55 लाख रुपीज होगी तो आप देख लीजिए ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में योर इनकम अर्न्ड विल नॉट बी लोअर देन योर टैक्स पेएबल।
तो मार्जिनल रिलीफ तभी अप्लाई करता है वेर योर इनकम स्लाइटली एक्सीड द सरचार्ज लिमिट। मार्जिनल रिलीफ वहीं अप्लाई करता है व्हेन योर टैक्स लाइबिलिटी एक्सीड्स द एडिशनल इनकम अर्न। आई रिपीट, मार्जिनल रिलीफ वहीं अप्लाई करता है व्हेन योर एडिशनल टैक्स पेएबल एक्सीड द एडिशनल इनकम अर्न। सर मार्जिनल रिलीफ की कोई लिमिट है क्या? नहीं, इसे ट्रायल एंड एरर पे चेक करना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर पे चेक करना पड़ता है कि वो कौन सी जगह है जहां पे इनकम अर्नड इज हायर देन टैक्स पेएबल। इसे आपको अलग अलग लेवल पे टेस्ट करना होगा। तो मार्जिनल रिलीफ कैसे वर्क करता है, ध्यान से सुनिए। इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी फर्म वेयर टोटल इनकम इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज, एग्रीगेट ऑफ सच इनकम शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, मैंने लोअर बोल दिया था, टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़, तो क्या करेंगे? 1 करोड़ तक का टैक्स निकालेंगे। ध्यान से सुनो, वही काम कर रहे हैं हम, कर वही काम रहे हैं। 1 करोड़ तक का टैक्स निकालेंगे, प्लस उसमें टोटल इनकम जो उसने एडिशनली अर्न करी होगी वो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। सरचार्ज इफेक्ट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। सरचार्ज इफेक्ट को क्या कर देंगे? हटा देंगे। इन केस ऑफ डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी जहां पे इनकम 1 करोड़ या 10 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ तक का टैक्स प्लस उसमें जो एडिशनल इनकम है जहां पे टैक्स बर्डन ज्यादा आ रहा है उतना ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक कंपनी जिसकी इनकम 10 करोड़ के ऊपर है, 10 करोड़ पे टैक्स प्लस 10 करोड़ तक का टैक्स, जो भी टैक्स आया उस पर 7% सरचार्ज तो लगेगा ही, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का, प्लस टोटल इनकम माइनस 10 करोड़ रुपीस। फॉरेन कंपनी के लिए भी सेम काम करेंगे। इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, क्योंकि बाकी आपको इंटर लेवल पे पूछेंगे नहीं। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए किस तरह से किया जाएगा? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए किस तरह से किया जाएगा? अगर 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम है तो 50 लाख तक के टैक्स निकालिए और इसमें टोटल इनकम माइनस 50 लाख, जो एडिशनल इनकम आपने अर्न की है वो पूरी की पूरी दे दीजिए। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 1 करोड़ तक का टैक्स निकालिए प्लस सरचार्ज, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में सरचार्ज है 10%, प्लस जो आपने 1 करोड़ के स्लाइटली ऊपर इनकम कमाई होगी वो पूरी की पूरी ऐड कर दीजिए। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का होगा तो 2 करोड़ तक का टैक्स प्लस 15% का सरचार्ज, क्योंकि इनकम कितने से ऊपर जा रही है? 1 करोड़ से ऊपर जा रही है, प्लस एडिशनल इनकम जो भी आपने अर्न करी वो पूरा का पूरा दे दिया। 5 करोड़ में भी सेम गेम। लेकिन कुल मिलाकर के इसके प्रैक्टिकल रियलिटी के बारे में आपको कहूं तो आप भी अब तक समझ चुके होंगे एज अ मैच्योर स्टूडेंट, मैं आपको समझा चुका हूं, कोई ये करता ही नहीं है। मैक्सिमम केस में मार्जिनल रिलीफ नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? ऑब्वियस ही बात है यार, एडिशनल इनकम 1 लाख रुपए कमाया वो आदमी खुद होकर के सरकार को दे देगा, उससे बेहतर वो क्या करेगा? टैक्स प्लानिंग करेगा, कुछ एडिशनल खर्चे बुक कर लेगा, कुछ इनकम कम दिखाएगा और ऐसी हरकतें करके अपने आप को 50 लाख से नीचे रखेगा। वो कभी 51 लाख या ऐसे कोई ब्रैकेट में जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। खुद जो उसके भी प्रोफेशनल्स होंगे वो उसको सजेस्ट करेंगे या तो आप मार्जिनल रिलीफ के आगे चल जाओ या मार्जिनल रिलीफ के पीछे आ जाओ, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये बोलने के लिए कंसेप्ट है, बोलने के लिए कंसेप्ट है, पर ये एक्चुअली वर्क नहीं करता है। बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन वाइज भी अच्छा है, बराबर है, पर ये सही तरीके से वर्क नहीं करता। हमने इस पे प्रॉब्लम ली है, आगे आपकी बुक के अंदर में वो देखेंगे। बट मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट कोई रिलीफ नहीं है साहब, ये नाम का दिया हुआ रिलीफ है, बाकी आपको पूरा समझ में आ गया। यस, सेल्फ प्रैक्टिस में आप देखो, आपकी बुक में एक सेल्फ प्रैक्टिस है, ये अभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 115 बीएसी पे बेस्ड है, जो नया सेक्शन आया उस पे। इसे भी पेंडिंग रखिए, जब 115 बीएसी पढ़ लेंगे तो ये भी पढ़ने को इजी हो जाएगा, ये भी सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। यस मालिक, सौराष्ट्र सीमेंट्स, पेज नंबर किसके ऊपर आएंगे आप? पेज नंबर आए 22 के ऊपर, 23 के ऊपर। एक केस लॉ दिख रहा है आपको, सौराष्ट्र सीमेंट्स लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इट्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आइए समझते हैं केस क्या है।
सर सौराष्ट्र सीमेंट्स केस क्या हुआ है यहां पे? हुआ ये कि एसएससी ने कुछ मशीनरी मंगवाई थी, कुछ मशीनरी इंपोर्ट करी थी, बराबर है। सामने वाला व्यक्ति इसे सही समय पे, जो समय डिसाइड हुआ था इस पे, वो उसे डिलीवर नहीं कर पाया। इसे वो क्या नहीं कर पाया? डिलीवर नहीं कर पाया। एसएससी का नुकसान हुआ और एसएससी ने सामने वाली कंपनी को कहा कि हमें लिक्विडेटेड डैमेजेस चाहिए, मतलब आप हमें कंपनसेशन पे करें, आप सही टाइम पे मशीनरी एज पर अग्रीमेंट नहीं पहुंचा पाए। एसएससी को यह कंपनसेशन मिला, एसएससी को यह कंपनसेशन मिला। एसएससी ने ये कंपनसेशन को कैपिटल रिसीट्स बता दिया और कह दिया ये कैपिटल रिसीट्स है एंड कैपिटल रिसीट्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ये मैटर इनकम टैक्स ने ओपन किया असेसमेंट के लिए। असेसमेंट मतलब इनकम टैक्स द्वारा चेकिंग, वेरिफिकेशन। इनकम टैक्स वालों ने असेसमेंट के लिए ओपन किया और देखा कि एक बहुत बड़ी इनकम जो इनको मिली है इन्होंने टैक्स में दिखाई नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने बोला, क्या साहब इतना बड़ा अमाउंट मिला हमको बताया नहीं, इसको इनकम टैक्स में शो काहे को नहीं किया तुमने? एसएससी, सर आपने शायद टैक्स नहीं पढ़ा, ये कैपिटल रिसीट है, ये मुझे एज अ कंपनसेशन अगेंस्ट द असेट मिली है क्योंकि ये असेट इनने मेरे को टाइम पे नहीं पहुंचाया और उसके लिए मुझे लॉस हुआ। अरे ठीक है ना साहब, पर है तो इनकम ही ना, है तो इनकम ही, ये रेवेन्यू रिसीट है, इसको आप कैपिटल रिसीट कैसे बोलोगे? कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में हम झगड़ क्यों रहे हैं? बिकॉज कैपिटल रिसीट्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स वेयर इज रेवेन्यू रिसीट आर चार्जेबल टू टैक्स। एसएससी कह रहा था ये कैपिटल रिसीट है, मैं इस पे टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि ये मुझे एज अ डैमेज मिला है। डिपार्टमेंट कह रहा था कैसे भी मिला हो, इट इज एन इनकम, डैमेज भी मिला है तो ये तुम्हारे लिए इनकम है। मैटर भागते भागते सुप्रीम कोर्ट तक भागा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर को एनालाइज किया कि एसएससी ने कुछ मशीनरी मंगाई थी, ये मशीनरी टाइम पे न मिलने के कारण एज पर कॉन्ट्रैक्ट उनको डैमेजेस मिले, सामने वाले डिलीवर नहीं कर पाए इसलिए। अब सवाल उठा कि ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस मिले हैं मशीन समय पे नहीं पहुंचाने पे, क्या ये लिक्विडेटेड डैमेजेस टैक्सेबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये टैक्सेबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया, इट वाज हेल्ड दैट इट इज अ कैपिटल रिसीट सिंस इट इज नॉट अ रिसीट इन द कोर्स ऑफ प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो डैमेज मिला है इसका इंटेंशन कभी भी प्रॉफिट अर्न करना था ही नहीं, इसका डैमेज ये था कि उसको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो जाए। इस पूरे मुहिम में प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव उसका था ही नहीं। हेंस लिक्विडेटेड डैमेजेस जब भी मिले आप इसे रेवेन्यू रिसीट मानोगे या कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट आपको मानना होगा। इसे क्या मानना होगा? कैपिटल रिसीट मानना होगा। सो केस क्या था? डिले इन सप्लाई ऑफ मशीनरी, एसएससी रिसीव्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। इज इट अ रेवेन्यू रिसीट? नो, इट इज अ कैपिटल रिसीट। डन सर? चलिए मेरे साथ अब एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, मेरे साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व कीजिए फटाफट। सभी लोगों के पास बुक होगी, एमसीक्यू मेरे साथ सॉल्व करो क्विक। द बेसिक सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ इज, सभी लोग जवाब दे फटाफट। द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज, इनकम टैक्स का बेसिक सोर्स ही कहां से है? कैन आई से इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर क्या हमें एमसीक्यू आते हैं? यस, आप लोग को एमसीक्यू आते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक सोर्स? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ एजुकेशन एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस इज टू बी कलेक्टेड इज, बताओ सेस कितने परसेंट है मालिक? सेस कितने परसेंट है मालिक? 4%। एवरीबॉडी, वेरी गुड। एजुकेशन सेस इज लेविएबल इन केस ऑफ whom? इंडिविजुअल एचयूएफ, कंपनी, ऑल एसएससी, ओनली इंडिविजुअल। बताइए एजुकेशन सेस किसके ऊपर लगाया जाए? क्या मैं कह दूं हर एसएससी के ऊपर लगाया जाता है? ऐसा तो कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। एसएससी इज ऑलवेज अ पर्सन, बट पर्सन मे और मे नॉट बी एसएससी। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हर एसएससी पर्सन है, बट हर पर्सन एसएससी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्रू या फॉल्स? आंसर इज ट्रू। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? उसका रीजन ये है, ध्यान से सुनना। वीजे
विजय की इनकम 2.4 लाख है। विजय एक इंडिविजुअल है, हां, तो वो पर्सन तो है ही, पर क्या वो असेसी है? असेसी की डेफिनेशन 27 में क्या लिखी हुई है? एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। 2.4 लाख अगर उसकी टोटल इनकम है तो क्या वो लायबल टू पे टैक्स है? नहीं, वो पर्सन तो है पर असेसी नहीं है। यही विजय की इनकम 3 लाख रुपीज होती, फॉरगेट फॉर द टाइमिंग रिबेट को 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यही विजय की इनकम 3 लाख रुपीज होती, वो पर्सन भी होता, असेसी भी होता, ही इज लायबल टू पे टैक्स। रिबेट की बात नहीं कर रहे, लायबल टू पे टैक्स, यस। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एवरी असेसी इज अ पर्सन? क्योंकि असेसी का डेफिनेशन भी तुम पढ़ोगे तो उसमें वर्ड आता है पर्सन। एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन इज नॉट असेसी। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हेंस द आंसर इज ट्रू, राइट? तो एक बात तो हमें बिल्कुल अंडरस्टैंड करनी होगी, अगर वो असेसी है मतलब वो पर्सन तो है ही है, लेकिन पर्सन है तो जरूरी नहीं वो असेसी हो, असेसी के क्राइटेरिया में भी फिट होना चाहिए। assessment year can be of, assessment year can be of assessment year can be of yes 12 months। असेसमेंट ईयर 12 महीने का ही होता है। नीचे जाइए, यहां पे बी की जगह सी होना चाहिए, यहां बी की जगह सी होना चाहिए आंसर्स में। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पर्सन XYZ एंड लीगल हेयर ऑफ Z। Z died in 20, XY carrying on his business without partnership। एक्स वाई एंड लीगल हेयर ऑफ जेड थे, जेड मर गया, एक्स और वाई बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं विदाउट पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप है नहीं तो वो फर्म, कंपनी, LLP तो हो ही नहीं सकते, तो वो बाय डिफॉल्ट में क्या हुए? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक्स और वाई मिलके काम कर रहे हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो जाएंगे वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961? प्रॉफिट, डिविडेंड, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज नॉट एन इनकम, तो वो इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं होगी। रिबेट अंडर सेक्शन 87A shall be allowed to the maximum extent 12,500। The charging section of Income Tax Act section 4, the charging section of Income Tax Act section 4, basis of charge। Education cess 4% is on income tax, surcharge, income tax plus surcharge not applicable, income tax plus surcharge। Residential state of an assessee will be determined for the relevant previous year। लिख दीजिए, असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस कब का देखा जाता है? जनरली प्रीवियस ईयर का देखा जाता है। टैक्स रेट असेसमेंट ईयर के होते हैं। The rate of tax applicable to the firm is, the rate of tax applicable to the firm is 30%। ABC, a foreign company, has a total income of 1.2 crore. What will be the amount of surcharge applicable? What will be the amount of surcharge applicable? Can I say 2%? 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में। Direct tax is a kind of tax where burden of tax is directly on the payer, इसीलिए तो हम इसे डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, इसीलिए तो हम इसे डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। डिसीजन प्रोनाउंस्ड बाय डैश बिकेम लॉ। बताइए, ये सारी बातें आपने डिस्कशन करी है, कौन सी चीज लॉ बन जाएगी? कैन आई से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ पास किया वो लॉ बन जाएगा? आप सभी सही जवाब दे रहे हैं, इस बात की खुशी है मुझे।
exemption limit of 2,50,000 or 5 lakh is applicable for रेसिडेंट ओनली, नॉन रेसिडेंट के लिए 250 तो है लेकिन 5 लाख नहीं है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रेसिडेंट होगा। इनकम इंक्लूड्स लीगल इलीगल बोथ, इनकम इंक्लूड्स लीगल इलीगल बोथ, आई थिंक बोथ। टीए कुरैशी का जजमेंट पता है हमें। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट of FUR is situated wholly outside India, it would be a non-resident। ये एक्चुअली आगे के टॉपिक से रिलेटेड है, बट आंसर यहां पे लिख दीजिए, आपको समझ जाएगा। इट वुड बी ए नॉन रेसिडेंट, ये आगे के टॉपिक से रिलेटेड है। इनकम टैक्स, अरे यार तुम ये जवाब ही नहीं ले पाओगे। इनकम टैक्स इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर डैश टू द यूनियन लिस्ट। हाँ 85 करेक्ट, 85 करेक्ट, 84 करेक्ट, 84 नहीं 83 आई ला, तुम लोग तो ए लिख रहे हो, तुम लोग तो 82 लिख रहे हो यार, तुम लोग लिख रहे हो इसलिए मान लेता हूं, ठीक है, तुम लोग लिख रहे हो इसलिए मान रहा हूं सिर्फ। एओपी शुड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ओनली, और बोथ। जल्दी से बताइए, एओपी में क्या सिर्फ इंडिविजुअल होते हैं या अदर पर्सन भी होते हैं? अदर पर्सन भी होते हैं। मस्ती मस्ती में आपने 20 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया मेरे साथ, 20 एमसीक्यू, सिर्फ ये एक सुधारना था। कॉन्फिडेंस आया एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद? हालांकि जो आपको एमसीक्यू होंगे ये केस बेस्ड एमसीक्यू होंगे। केस बेस्ड एमसीक्यू का मतलब क्या होता है? आपको एक स्टोरी बना के दी जाएगी, क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, एक स्टोरी बना करके दे दी जाएगी और स्टोरी के बेसिस पे वो क्वेश्चन होंगे। हालांकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाए या केस बेस्ड एमसीक्यू पूछा जाए, आप जवाब उसका दोगे ही दोगे। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा, ये सुनो, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ये सब बातें बाकी की बाजू हट जाती है, आदमी सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करता है। चलो प्रभु, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। डन मालिक? अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़े इजी प्रकार के क्वेश्चन भी है और अनसॉल्व्ड है, ये पास्ट एग्जामिनेशन के है। कुछ इसको हम लोगों ने मॉड्यूल से इंस्पायर किया है, कुछ रेफरेंस बुक से इंस्पायर किया है, बट ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको इसके जवाब निकालने हैं। रजिस्टर में जाइए। इसके आगे जब भी हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए, इसके आगे हम जब भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एक पैटर्न बनाइए। लेट्स से प्रॉब्लम नंबर 1 ऑब्लिक पेज नंबर 24। और आज आपको एक काम करना है, जब आज आप घर पे जाएंगे तो जो आपका रजिस्टर है इसे आपको पेज नंबर देना है। तो आज का आपको पहला होमवर्क है कि आपको आपके रजिस्टर को पेज नंबर देना है। यह आपका पहला होमवर्क है आज। सर हम पेज नंबर क्यों देंगे? इसका रीजन ये है कि आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसके बाजू में अपना पेज नंबर लिख देना। फॉर एग्जांपल 22, यस और नो। ऐसा तो होगा अभी तक कि हमने लिखा ही कितना होगा, 4-5 पेज ही लिखा होगा, ज्यादा लिखा है हमने, 4-5 पेज ही तो लिखा होगा ना। अब तक इनकम टैक्स के 4-5 पेज ही भरे होंगे, ज्यादा भरे हैं क्या आप बता दीजिए। तो आप वहां पे पेज नंबर लिख देना। इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप इस बुक को वापस ओपन करेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, आपको क्वेश्चन 30 पेज भर गए, शिवम कह रहा है 30 पेज भर गए, कैसे मजाक कर रहे हो। इससे आपको फायदा यह होगा कि जब भी आप सेल्फ स्टडी के लिए ओपन करेंगे, इस क्वेश्चन का कहीं आंसर ढूंढेंगे, आंसर के बाजू ही आपको पेज नंबर दिख जाएगा रजिस्टर में कहां है। इससे आपको कभी भी क्रॉस लिंकिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 50 पेज भर गए किसी के, 34 पेज भर गए, बहुत बढ़िया बेटा, सही, मस्त। इतना तो मैंने लिखाया भी नहीं, तुमने क्या लिख दिया इतना। आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 400 पेज का रजिस्टर क्यों कहा था। समझ में आया? इसीलिए कहा था बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत करवाता हूं। आपको सही लगे गलत लगे आपका प्रॉब्लम है, पर प्रैक्टिस में बहुत करवाता हूं।
तो लेट्स से इस तरीके का, तो आज का एक होमवर्क मान लेना। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बाहुबली, एज 43 ईयर्स, हैविंग द फॉलोइंग इनकम। बिजनेस इनकम 3 लाख है, अदर सोर्सेस 1,50,000 है। आई थिंक दोनों भी जनरल इनकम है, एवरीबॉडी दोनों भी जनरल इनकम है, इसको टिक कर दो। एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व, पूरे फॉर्मेट और इज्जत के साथ। अब देखो, अब मैं एग्जाम के प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं तो तुम्हें फॉर्मेट सिखा रहा हूं, फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए। जब भी तुम कोई फॉर्मूला, जब भी तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सबसे पहले लिखो किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, बाहुबली। दूसरा लिखो कौन से असेसमेंट ईयर के लिए सॉल्व कर रहे हो, लेट्स से असेसमेंट ईयर 21-22। फिर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अब तक हमने बहुत रॉ कर लिया, अब थोड़े इज्जत से करना होगा। पर्टिकुलर्स, रुपीज, टैक्स, एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होगा। आपका टोटल इनकम पीजीबीपी प्लस आईएफओएस एक साथ लिख दो, 4,50,000 रुपीज। इसमें से माइनस करो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। आप में से कई लोग होंगे जो इसे टीआई लिखेंगे, यहां पे बीईएल लिखेंगे। तुमने यहां कट किया, इंस्टीट्यूट ने तुम्हारे वहां कट किया, ये बात दिमाग में फिक्स रख लेना। तुमने काटा, उनने भी काट दिया। आधे लिखने का तुम्हें मार्क्स नहीं देने वाले वो। 2 लाख, वेट इधर लिखना था, ये हुआ आपका बैलेंस बराबर। इस पे टैक्स रेट, एक गलती, टीआर नहीं लिखना है, पूरा लिखना होगा टैक्स रेट। मार्क्स नहीं देगा वो। सर हम डायरेक्टली नील नहीं लिख सकते, नहीं, आप मल्टीपल सेक्शन अप्लाई कर रहे हो और मल्टीपल सेक्शन ही आपको लिखने होंगे। तो ये हुआ आपका टोटल टैक्स 10,000 रुपीज बराबर। इसमें से क्या माइनस करोगे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A 10,000 रुपीज। टैक्स क्या हो जाएगा, नील। जब पूरा इतना करोगे, जब पूरा इतना करोगे तो आपको 2-4 जितने भी मार्क्स का वो सम होगा वो पूरे मिलेंगे। ये है इसका प्रॉपर फॉर्मेट। डन सर। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, एक एक वर्ड पूरा फॉर्मेट दो। प्रॉब्लम नंबर 2, रंगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पूरे 2 मिनट फॉर्मेट बना के सॉल्व करके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको 2 मिनट दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। इट्स अ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का पार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करो, नाम लिखो, मिस्टर रंगा, असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, पर्टिकुलर्स, रुपीज, टैक्स। फटाफट बनाओ, रुकने का नहीं। 2 ही मिनट का समय मिला है लाइफ में तुम्हें, 2 मिनट में कंप्लीट करना है। फाइनल में जाना है तो ये करना पड़ेगा। ढूंढो कोई स्पेशल इनकम है क्या। स्पेशल इनकम है तो एक के जगह 2 बॉक्स बनाने होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। चलो मैं मेरा काम कर रहा हूं, तुम तुम्हारा काम करो।
लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। डायरेक्टली HEC@4%। सरचार्ज तो मिलने वाला नहीं, सॉरी रिबेट मिलने वाला नहीं है। इज इट 79,560? Those who are getting 79,560 will be the right answer and your time's up। इससे ज्यादा अगर तुम्हें टाइम लग रहा है, अभी तक तुम सॉल्व नहीं कर पाए हो, तो तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। सर कैसे करें प्रैक्टिस? प्रैक्टिस करने के लिए दो चीजें होंगी। एक, जब तक आपको क्वेश्चनर नहीं आता, आप सभी को पता है मैं आपको क्वेश्चनर दे रहा हूं, क्वेश्चनर के अंदर में बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम है, उसके अंदर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब क्वेश्चनर आएगा तब आएगा, उसके पहले आपको बहुत सिंपल तरीका है, यही क्वेश्चंस को फिर से उठा के सॉल्व करो टाइम बाउंड के अंदर में। यहां इसको खाली मत छोड़ना, इसको लिखना टोटल टैक्स 79,560। अगर वो हो गया होगा, रुकना नहीं थकना नहीं, कालिया जो 52 ईयर्स का है इसके लिए सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 मिनट मिल रहे हैं, 2.5 मिनट के अंदर आपको इसे सॉल्व करना है। जी हां, एग्जाम में आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। एनीबडी? 98,800 एक जवाब है मेरे पास, एक जवाब आया मुझ तक 98,800। प्रॉब्लम नंबर 3 फॉर कालिया assessment year 21-22, A normal, B special, long term capital gain, $12,500 इज द स्पेशल वाले का रेट। यस,
नॉर्मल टैक्स अप टू 5 लाख 12,500 बैल नहीं पूरा बैलेंस। एग्जामिनर को ये मत बताओ कि तू बैल है। $82,500 टोटल A प्लस B 95,000 add HEC at the rate of 4%, 3,800. Final answer is 98,800. How many people got this answer? जय, प्रणीता, अनुजा, पूजा, क्षितिजा, दीपिका, आज तो सारी मारी चोरियां। रुचिका, रुचिदा, ओके, आज तो मारी छोरियां, हमारी बच्चियों ने बड़ा कमाल दिखाया है साहब। हमारे लड़के लड़कियों से कम है के? हाँ, सुदेश, कृष्णा, चेतन, मलय और खुशबू, इनके भी ये जवाब आ गए। चलो भैया, सारों के जवाब आ रहे हैं, और क्या चाहिए? 2020 का इससे अच्छा एंडिंग क्या हो सकता है कि तुम चैप्टर नंबर 1 को भी हम एंड कर रहे हैं और साल को भी हम एंड कर रहे हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है न्यू ईयर? बहुत बढ़िया बेटा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, प्रॉब्लम नंबर 4 पे जाने का, जैस्मिन को सॉल्व करने का। जैस्मिन के लिए तुम्हें मैं पूरे 3 मिनट दे रहा हूं। 3 मिनट आपके शुरू होते हैं अब। एवरीबॉडी भिड़ जाओ, टूट जाओ, कैलकुलेटर तोड़ो, फॉर्मेट बनाओ, किसी भी चीज को छोड़ने का नहीं। चलो KWIC के क्विक, जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना, लिख वहां पे जैस्मिन असेसमेंट ईयर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बना, नॉर्मल स्पेशल, अरे बनाना जल्दी। मासूम कैसी मासूमों वाली बातें कर रहे हो बेटा? पहले अभी प्रॉब्लम पे ध्यान दो। और ऑब्वियस सी बात है वो भी उसी ने लेके आया होगा। चलो जल्दी 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 सेठ, जल्दी। अब ये सब तुम्हें बच्चे लगेंगे क्योंकि तुमने बहुत ऊपर के लेवल सॉल्व कर दिए। जब तुम पेपर देने जाओगे ना, तुम सरप्राइज होंगे कि यार इससे बड़े लेवल तो हमने पढ़े हैं, ये क्या चिल्लर चीज पूछ रहे हैं हमसे। अरे जल्दी करना सर, हम सब करते, प्लीज तुम 5 मिनट चुप रहो। पर ऐसा होता नहीं है ना, जब तुम एग्जाम देते हो तो 50 तरीके की चीजें तुम्हारे माइंड में आती है। पता है, एग्जाम से पहले खाली बैठे बैठे जितने बार तुमने पढ़े होंगे, जितने गाने तुमने पढ़े होंगे, वो सब गाने तुम्हारे कान में आते रहते हैं। बस मैं इसी तरह से तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हूं। चल चल चल, जल्दी कर जल्दी कर, लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, लास्ट के 2 मिनट। देख वो पेपर लेने आ जाएगी एग्जामिनर 2 मिनट बाद। नहीं क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएगा। एक और अटेम्प्ट, 6 महीना और लाइब्रेरी में पढ़ लेना, 6 महीने सेम किताबें पढ़ लेना। लो, इसमें भी विविधता में एकता मिल रही है मेरे को। 87,000 से लेके 1,59,000 तक के आंसर मिल रहे हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे टैक्स का। अभी भी वापस से एक बार अपने कैलकुलेशन चेक करो। जिसने आंसर निकाल दी है प्लीज अपने कैलकुलेशन चेक करो। 1 मिनट बाकी है, ये 1 मिनट तुम्हारे अटेम्प्ट बचा सकता है। फिर से चेक करो कहीं गलती तो नहीं हो गई। रुपीज लिखो कहीं पे टैक्स लिखो, कहीं पे शॉर्ट फॉर्म लिखा होगा उसे पूरा करो। अरे जल्दी, 1 मिनट बाकी है। राउंड ऑफ नहीं किया होगा, राउंड ऑफ कर जल्दी से। गलती ढूंढ, कहीं गलती तो नहीं है मेरे साथ। अपने आंसर को चेक कर, रुक जा, अभी भी आधा मिनट बाकी है, आधा मिनट बाकी है अभी भी।
अनुजा देखो बेटा, कुछ भूल रही हो तुम। चिराग अपने आंसर को चेक कर बेटा फिर से। वो देख पेपर लेने आ रही है वो। हाँ, और अब इधर देखो, आपका समय खत्म होता है। अब इधर देखो, जास्मिन की एज 85 है। कितने लोगों ने ये पढ़ने में गलती कर दी? जरा मुझे बताओ। हाँ गलती हुई, जरा लिख के बताओ कितनों ने ये पढ़ने में गलती कर दी? जास्मिन का एज 85, जरा लिख के बताओ। हाँ गलती हुई। फंसा। कहा सोच के आए थे? सारडा खुश होगा, शाबाशी देगा। कहा सोच के आए थे? सारडा खुश होगा, शाबाशी देगा। कहा जाना है? सीए फाइनल। फर्स्ट अटेम्प्ट। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये देख, कंसेप्ट आते हुए भी गलती करी तूने। कंसेप्ट आते हुए भी गलती करी। इसी तरह से होता है बेटा जीवन में। कई बार आदमी धोखा खा जाता है। आंखों के सामने सब कुछ होता है पर दिखाई नहीं देता। यही वो गलती है। इसलिए ऐसा जोर से देखने का प्रॉब्लम को। 85 इयर्स की है मोहतरमा। इसी को, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसी को ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं बेटा लाइफ में। जिसने सॉल्व किया उसने पूरा नहीं डाला। जास्मिन इसी को ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं बेटा लाइफ में। ए बी, कोई कितना भी स्पीड बोले, तुमने अपनी दिमाग लगाए रखना। 1:40, 28। सबसे पहली गलती किसी की हो सकती है, यहां पे सिर्फ 40,000 का 10% आएगा, दैट इज 4,000, दैट इज बियॉन्ड 1 लाख। ये गलती तो नहीं कर बैठे? फिर आया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 28,000 इंटू 15%, 4,200, टोटल 8,200। जो बचा सब जाएगा नॉर्मल में। $7 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 30,000, टैक्स अप टू 5 लाख। गलत, नील। बैलेंस 3,80,000 पे टैक्स रेट डायरेक्टली 20%। $76,000 टोटल टैक्स, 84,200 टोटल टैक्स, 84,200। इसमें डायरेक्टली ऐड करेंगे HEC एट द रेट ऑफ 4%, 3368, टोटल 87568, राउंड ऑफ 87570। हाँ, क्या हुआ बेटा? दिमाग की बत्ती गुल हो गई?
तूने तो पूरा टैक्स आ रहा था, तेरे को तो भरपूर कॉन्फिडेंस था। बेटा तुम जिससे डील कर रहे हो ना, उसने तुम्हारे जैसे कईयों को पीछे किया है। दैट इज इंस्टीट्यूट। ये तुम्हारे कोई 10वीं 12वीं वाले एग्जामिनेशन नहीं है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। वहां पे चीजें थोड़ी सी सेट आती है, यहां पे सेट नहीं आती। तुम्हारे दिमाग के साथ पूरा खेला जाता है, दिमाग के साथ पूरा खेला जाता है। तुम्हारे आंसर देखो क्या क्या थे। तुम्हारे आंसर 1,05,70, 2,92,450, मुक्ता जी, रूपाली 1,05,70, धनंजय, किशन 1,25,528, ओहो साहब, चेतन जी 1,03,690। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने एकदम सही जवाब भी दिया। समझ में आया मिस्टेक किधर हो रहा है तुम्हारा? मिस्टेक हो रहा है, तुम प्रॉब्लम को सही तरीके से, जैसे ही सामने आया ना, पहले ऊपर से लेकर नीचे तक देखने का प्रॉब्लम को, जैसे ही सामने आया ऊपर से लेकर नीचे तक के देखने का, और उसके बाद आगे का काम करने का, और उसके बाद आगे का काम करने का। डन सर। चलो लास्ट प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करो। चलो क्विक क्विक क्विक, प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करो। अब कैसा एज देखा सबसे पहले? ऐसे ही होता है। चलो बॉस फटाफट। Your answer should come to 162240. 1,62,240. Your answer should come to this, and if this is your answer, good. If this is your answer, good. Done beta. Problem number 6 to 11 is your homework. Problem number 6 to 11 is your homework. छह से 11 तक के आपका होमवर्क है, करके आना है। यस डन प्रभु। आप देख सकते हैं वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज बाकी है, 115 BAC, जो आपको अभी नहीं करनी और कुछ लेक्चर्स के बाद करनी है। अदरवाइज आपका पूरा लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स एंड टैक्स कैलकुलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको कुछ भी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं कहूंगा आप मॉड्यूल खोल के भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको पूरे जमेंगे। मॉड्यूल में आपके साथ कल दिखाऊंगा। कल चैप्टर पूरा का पूरा हम लोग एंड करेंगे, वाइप अप करेंगे और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सभी बच्चों से कह दूं, आज लास्ट डे है डिस्काउंट, कॉम्बो डिस्काउंट लेने का। आप लोगों ने अभी तक के अगर पेन ड्राइव्स बुक नहीं किए होंगे, गूगल ड्राइव्स बुक नहीं किए होंगे, तो आज लास्ट डे है। 12 बजे तक
आपको आपके ऑर्डर्स बुक कर लेने हैं, बाद में आप मुझे मैसेज करेंगे या किसी भी टीचर को मैसेज करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अकाउंट्स के लिए जय सर, कॉस्टिंग के लिए दर्शन चंडालिया सर, मैं आपको भरोसा देता हूं कि वी स्मार्ट ने अगर वो चीज रखी थी तो बहुत, वी स्मार्ट ने अगर कोई टीचर रखा है अपने साथ तो बहुत कॉन्फिडेंसली रखा है। यही सारे टीचर, जय चावला सर बोलो, दर्शन चंडालिया सर बोलो, दर्शन खरे सर बोलो, विशाल भट्टर सर बोलो, मैं बोलो, हम सभी टीचर सीए फाइनल लेवल पे भी पढ़ा रहे हैं, हम सभी टीचर सीए फाइनल लेवल पे भी पढ़ा रहे हैं, और आपको हमारे साथ सीए फाइनल लेवल पे वापस मिलना ही मिलना है। यस, while choosing your teacher make sure कि वो फाइनल में है या नहीं है, इस बात पे भी फोकस कीजिए, रिव्यूज देखिए, उनके लेक्चर देखिए, अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए। पर आप अगर वी स्मार्ट के लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आज बेस्ट डे है, डिस्काउंट अवेलेबल है, इसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है इस चीज के ऊपर। तो सारे बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट, स्पेशल अपील कि अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो आप ले लीजिए। चैप्टर नंबर 1 तो खैर एंड हो चुका है, आपको अगर समझ आ रहा है तो बिल्कुल ले लीजिए। यस, अच्छा, कई बच्चों का मेरे से एक सवाल हो सकता है कि सर रिजल्ट नहीं आया हो तो, बेटा आप लेक्चर लेकर के रख दो, जिनका रिजल्ट नहीं भी आया है आज आप लेक्चर की बुकिंग कर लो, एक्टिवेट मत करो लेक्चर को। ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है और उनको लग रहा है कि मैं अभी लेक्चर नहीं आया है, मैं सेफ प्ले करूं, मैं आपको सेफ प्ले करने का तरीका बताता हूं, हैक बता रहा हूं मैं, ये लेक्चर को वायरल मत करना पर हैक बता रहा हूं। लेक्चर आज लेके रख दो, एक्टिवेट मत करना। आपके लेक्चर तब एक्टिवेट होंगे जब आप एक्टिवेशन की डालोगे, बराबर है। लेक्चर ऑर्डर करके मंगा के रख लो, जिस तरह से यूट्यूब पे देख रहे हो यूट्यूब पे देखना चालू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या बुक मंगा लो, बुक तो बिल्कुल सेम ही रहने वाली है, बराबर है। पेन ड्राइव ऑर्डर करके मंगा लो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद एक्टिवेशन करना। 6 महीने आपके वहां से काउंट होंगे जहां से एक्टिवेशन होगा। या मान लीजिए आपने एक्टिवेशन ही 6 महीने बाद कराया, तो जो भी रीसेंट लेक्चर रहेंगे उस टाइम के फिर वो आपको मिलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये एक सिंपल तरीका है, आप जा सकते हैं। डन, रिजल्ट से पहले सब पेन ड्राइव लेने पे फुल अमाउंट ऑन द स्पॉट देना होता है क्या? यस बेटा, हाउ मच डज इट टेक? खुशबू, अगर आप आज लेक्चर बुक करते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली एक मेल आ जाएगा जिसमें सारी डिटेल अवेलेबल होगी बेटा। बट सभी बच्चों को मैं बहुत ईमानदारी से कह दूं कि साहब कॉस्ट बचाने का और लेक्चर भी कंटिन्यू करने का सीधा एक ही तरीका है। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप पेन ड्राइव बुक कर देते हैं आज, पेन ड्राइव को एक्टिवेट मत कीजिए, बिल्कुल एक्टिवेट मत कीजिए पेन ड्राइव को, पर आपके पास बुक आ जाएगी, लेक्चर है साथ में, आप पढ़ना शुरू कर दोगे, यह सबसे अच्छी बात होगी। यस सर। इसी के साथ साथ सभी बच्चों को 2020 का प्रणाम। 2020 ने बहुत कुछ सिखाया है, आप सभी को प्रणाम। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर बनाइए। यस और नो, अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाइए, दोस्तों के साथ मनाइए, एंजॉय कीजिए, बट हमेशा अपना पूरा ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके से वायरस को एक्सपोज ना हो। बाकी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत न्यू ईयर। आप अगर मुझे कुछ दुआ देना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात की एज ऑफ नाउ दुआ दीजिए, मेरे डैड के लिए, मेरे डैड के हेल्थ के लिए दीजिए। मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ यही है एज ऑफ नाउ। यस बेटा, बुक्स का लिंक 2021 में, दैट इज कल आपको मिल जाएगा। ग्रुप 2 भी लेना चाहिए क्या? अरे भाई डिस्काउंट ऑफर है, तुम ले लो। तुम एक्टिवेट कब करवाओ? जब तुम्हें जरूरत होगी, उस टाइम के लेक्चर तुम्हें मिलेंगे ना। फिर डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो तुम आज ही ले लो। शेनार, मैंने आपका जवाब दे दिया बेटा। लव यू सर, प्रेइंग फॉर योर डैड, थैंक यू सो मच। बस ऐसे दुआ बनाए रखे, दुआओं में याद करना। अब मैं सीधा अगले साल मिलूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, तुम उसके पहले बुलाना मत। अब मैं सीधा अगले साल मिलूंगा। सभी बच्चे जो ये लेक्चर देख रहे थे,
आई होप अब तक कि आपने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे मुझे ज्वाइन कर लिया होगा। विजय सारडा चैनल के नाम है, उस पर आपने ज्वाइन कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बोलो बच्चों।